गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। मुझे आप नजर नहीं आ रही सवीन फारूक। क्यों? इस्लामाबाद में ऐसे हो रहा है। मेरे नजरों का मसला नहीं है, धुंध का मसला है। धुंध छाई हुई है स्टूडियो में, ना सही लेकिन बाहर हो रही है। लेकिन धुंध है, अंधा धुंध है। आप खैरियत से पहुंची रास्ते में? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे परेशानी अब जो है वो मेरे ख्याल आदत हो गई है कि आप मोटे चश्मे लगाएं और फिर ख्याल जरूर रखें। जो लोग ये करते थे कि पहले आपकी अगर नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है और आप बगैर चश्मों के अगर गाड़ी चलाते थे, तो अब ऐसा रिस्क आपने नहीं लेना, क्योंकि वाकई नजर नहीं आ रहा। तो पहले भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, पहले भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना किसी भी तरह से। बिल्कुल ऐसे जी। धुंध का राज बरकरार है इस्लामाबाद में, इसीलिए मुख्तलिफ शाहराहें नजर नहीं आ रही। स्पेशली अगर हम सरीना चौक से लेकर पेशावर मोड़ तक का जिक्र करें, बीच में 0 पॉइंट भी आता है, कुछ नजर नहीं आता, विजिबिलिटी वाकई 0 हो जाती है। और ऐसे में तमाम जो शाहराहें हैं उसमें ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर हुई है। बिल्कुल जी। और इसके अलावा अगर गैर मुल्की परवाज़ों की बात की जाए तो वो भी ताखीर का शिकार है। इस्लामाबाद से मुंसलिक अगर देखा जाए मोटरवेज, तो उस पर भी धुंध का राज है। हद निगाह कम होने की वजह से अगर देखा जाए तो M1 इस्लामाबाद से पेशावर तक जो मोटरवे है वो बंद है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर इस्लामाबाद से बलसर तक जो है वो ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया है। और इसके अलावा फ्लाइट्स की अगर बात की जाए तो वो भी कल मुतासिर हुए थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट, और आज मुअत्तल हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कहा यह जा रहा है सबीन के पूरा हफ्ता धुंध रहेगी, ये पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। तो इसलिए अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हैं किसी और शहर में जाने का जिसमें मोटरवेज से आपने जाना है, या ऐसा कोई मैदानी इलाका जहाँ से आप मुतालिक आपको मालूम है कि वहाँ पर धुंध होगी, तो फिर आप कोशिश करें कि ना जाएं। अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो उस वक्त जाएं जबकि रास्ते खुले हों। और ऐसे में आपने ग्लासेस की बात की, लेकिन एक और चीज़ हम ज़रूर यहाँ से जिक्र करेंगे, फॉग लाइट्स अगर आपकी गाड़ी में नहीं लगी हुई तो प्लीज लगवाएं, क्योंकि ज़रा ये अब सीजन ऐसा है जिसमें फॉग होती है और उसमें आपको ये लगवानी पड़ेगी। ख्याल करना बहुत जरूरी है। और अगर लाइटें नहीं चल रही है आपकी गाड़ी की, आपकी बाइक की, तो प्लीज ट्रैवल मत करें। ये आपके लिए भी नुकसानदेह होता है, खतरनाक, और दूसरों के लिए भी होता है। बिल्कुल ऐसे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो बात होगी मौसम की। आज का दिन बड़ा अहम है सियासत के एतबार से, और इलेक्शन के इस माहौल में कागजाते नामजदगी मुस्तरद या मंजूर, ये होने के खिलाफ अपील दायर करने के लिए आज आखिरी दिन है। अब इसमें बहुत सी अहम शख्सियात हैं, किसी के मुस्तरद हुए तो अपील, किसी के मंजूर हुए तो किसी ने अपील कर दी। जैसे कि अगर हम मियाँ वाली की नशिस्त की बात करें, साबिक चेयरमैन PTI, उन्होंने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, मुस्तरद हुए थे, अपील पर समात आज होनी है। और नवाज शरीफ साहब जिनके मानसरा से कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे उसके खिलाफ अपील जो की गई थी उसकी समात वैसे तो 5 जनवरी को होनी है, लेकिन ज़ाहिर है आज आखिर दिन अगर किसी ने किसी के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील करनी है तो आप आज दायर कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और मरियम नवाज की भी कागजात नामजदगी जो है उस पर भी मंजूरी के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी, और शेख रशीद की भी, और इसी तरह से मल्टीपल जो है दायरे हुए भी हैं और इनकी अपीलों पर समात होनी है, वो भी देखा जाएगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो PTI के लिए आज एक अहम दिन इस लिहाज से भी है कि बल्ले का निशान PTI के पास रहेगा नहीं रहेगा, उसके हवाले से भी पेशावर हाई कोर्ट में आज फिर से समात होनी है। बिल्कुल इस इंतखाबी निशान से मुताल्लिक आज समात होने। इलेक्शन कमीशन के जो सिंगल बेंच का फैसला था वो मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है, और जस्टिस एजाज खान ने कहा है कि हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिविजनल बेंच के लिए लगाया, और वकील इलेक्शन कमीशन ने इससे मुताल्लिक कहा था कि वो ये नहीं कह रहे कि कोई फैसला दिया जाए, वो सिर्फ मुअत्तली का फैसला वापस लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि फिर डिविजनल बेंच के सामने केस पर दलाइल देंगे। तो लेट्स सी आज क्या होता है। स्पेशली ये PTI के तनाजुर में देखें तो क्या बल्ले के निशान से मुताल्लिक कोई फैसला हो सकता है, जो कि ज़रा आज समात होनी है। बढ़ते हैं आगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं। और चूंकि इंतखाबात का मौसम है और कप्तान हैं क्रिकेट के मैदान से जिन्होंने सियासी मैदान में एंट्री दी। हम पाकिस्तान की बात नहीं करें बिल्कुल भी, हम बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन की सियासत के मैदान में धमाकेदार एंट्री है। 7 जनवरी को हसीना वाजिद की जो पार्टी है उसमें अवामी लीग जो उनकी है बांग्लादेश अवामी लीग, उसके टिकट पर आम इंतखाबात में वो हिस्सा ले रहे हैं। शकीबुल हसन ने इंतखाबी मुहिम को फुल जो है ना वो डाल दिया, मतलब पूरी तरह से वो तैयार हो चुके हैं, और हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी वो कर रहे हैं, नौजवानों के साथ रैलियां भी निकाल रहे हैं, बुजुर्गों के साथ बैठकें भी लगा रहे हैं, और हसीना वाजिद के जलसों में धुआंधार तकरीर भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और अपने आबाई जिला जो मागोरा है, मागोरा 1 हल्के से इंतखाबात वो लड़ रहे हैं। और इससे कबल बांग्लादेश के साबिक कप्तान अगर देखा जाए तो मुस्तफी मुर्तज़ा गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान रुकने पार्लियामेंट जो है वो भी मुंतखब हुए थे।
थे। और अच्छा, ये opposition की शकीबुल जानिब से हसन साहब तो जीत जाएंगे, भला कैसे? क्यों इतनी फैन फॉलोइंग है? नहीं, ऑपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया ना इलेक्शन का। हाँ, ये बात भी कोई है। टेंशन नहीं है, तो वो फिर टेंशन तो है नहीं, तो कामयाबी के तो इम्कानात जो हैं वो तो रोशन है, वो भी ज्यादा हो गए। अच्छा, वैसे ये वैसे भी फैन फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है, बिल्कुल है। फैन फॉलोइंग मैटर करती है? मुझे लगता है शायद, वैसे नहीं कहना मंशूर मैटर करना चाहिए, फैन फॉलोइंग मैटर नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन के दिन पर जिसने वोट कास्ट करना है उसको निकालना बड़ा अहम होता है, वोटर को पोलिंग स्टेशन तक ले जाना बड़ा अहम होता है, पूरी स्ट्रेटजी होती है। सिर्फ फैन फॉलोइंग पे जाएंगे तो सबीन आप भी खड़ी हो जाएं फिर। नहीं, मेरी तो इतनी है नहीं, लेकिन वैसे अगर बात की जाए शोएब, तो पॉपुलैरिटी पे नहीं जाना चाहिए। ये किसी भी इलेक्शंस की अगर हम बात कर रहे हो, पॉपुलैरिटी नहीं, मंशूर बिल्कुल डिफरेंट है। मंशूर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीता जाता है इलेक्शन स्ट्रेटजी से। हाँ, ठीक है। अच्छा, वैसे इलेक्शन की जब बात करें सबीन, ये साल बड़ा अहम है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। देखें ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अगर दुनिया भर की मैं बात करूं, यूएस, यूके, रशिया, यू नेम इट, 80 से ज़्यादा ममालिक ऐसे जिसमें साल 2024 में इंतखाबात होने हैं, अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुनना है। बढ़ते हैं आगे जी, कुछ और खबरें वो शामिल करते हैं और सऊदी अरब की बात करते हैं। यहाँ पर 8वां सालाना ऊँटों का मेला जारी है और ये 45 रोज़ा मेले में होने वाला जो ऊँटों का मुकाबला हुस्न है, ये वेल्स के एक शहरी हैं, उनका ऊँट है मासाकाटा। इसने ये मुकाबला हुस्न जीत लिया है और इस मुकाबले में दुनिया के 40 मुल्कों से आए अफराद के ऊँटों ने हिस्सा लिया है। लेकिन जो जीतने वाले ऊँट का मैंने जिक्र किया, बल्कि ऊँट क्यों कहूँ इसको मैं, ऊँटनी है, सफ़ेद रंगत और लंबी गर्दन, यानी सुराहीदार गर्दन। ऐसे हम कहते हैं ख़वातीन के सुराहीदार गर्दन, ये देखिए असल में सुराहीदार गर्दन तो ये होती है। अच्छा, मुझे मैं हैरान होगी कि ऊँटों में भी खूबसूरती का कंपटीशन होता है। रंगत यहाँ भी जीत गई है वैसे। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, और भी बहुत सारी जीती है, और भी बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं। हाँ, बताया तो है, उसकी गर्दन बहुत खूबसूरत, लंबी, ऊंची। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए गंदुमी रंग वैसे ही बड़ा खूबसूरत होता है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, ये जो ऊँटनी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो जीती है, इसके मालिक ने कहा है कि एक फाते की तरह आई थी और फाते की तरह वापस जा रही है। अच्छा, दूसरे नंबर पर बरतानिया के शहरी हैं और इनका सुरमई ऊँट रोलेक्स ये रहा, जबकि बरतानिया की खातून का ऊँट है जथाबा, इसने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और ये 8वीं किंग अब्दुल अजीज़ ऊँटों के मेले में ऊँटों की रेस का भी इख्तिमाम किया गया है और साथ ही सऊदी शहर की सकाफत को उजागर करता पवेलियन भी सजाया गया है। तो ज़ाहिर है ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये पूरी दुनिया को दिखाते हैं अपनी सकाफत। टूरिस्ट भी जाते हैं इसमें, पार्टिसिपेट करते हैं, ऑब्वियसली उनका। एग्जैक्टली। चलें बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। और सब्जियाँ उगाने की जब बात करते हैं, हर जगह देखते हैं अब तो उग रही हैं, यानी जमीन पर तो उगती थी, अब किचन गार्डनिंग की तरफ हम लोग आए, फिर हमने वर्टिकल फार्मिंग देखी, स्पेस गार्डनिंग शुरू हो गई। अब स्पेस गार्डनिंग शुरू हो चुकी है। चीनी खलाबाज हैं और ना सिर्फ खला में सब्जियां उगाई हैं बल्कि उनसे पेट पूजा भी कर ली है। तियांगांग स्पेस स्टेशन में शेंजो मिशन पर जाने वाले खलाबाजों के 2 ग्रुप्स ने सलाद के पत्ते, प्याज, टमाटर और दीगर अशिया जो है वो उगाने के बाद उनका इस्तेमाल किया। एक मिशन जो गया था उसने वो उगाने का प्रोसेस स्टार्ट किया था, दूसरा मिशन गया उन्होंने खा लिया। यानी कहते ना, उगाए कोई खाए कोई, तो ये काम हुआ है। लजीज डिशेस बनाई गई हैं जी इस स्पेस में उगाने वाली सब्जियों से। अच्छा, लजीज डिशेस, मेरे तो माइंड में आता है कोई, अच्छा लेकिन सब्जियां हैं। वैसे मैं कहने लगी थी बिरयानी, लेकिन मुझे बिरयानी में सब्जी नहीं डलती। लजीज डिशेस कुछ भी हो सकता है फिर तो ऑब्वियसली। हाँ। लज़्ज़त का ताल्लुक बिरयानी से नहीं है। सही बात। अच्छा, जो बिरयानी लवर से उनको आप ये बात ना बोलें वैसे, लेकिन वैसे तो खाने का तरीका जिस वक्त हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, बड़ा मुश्किल नहीं हो गया? सलाद के पत्ते के मेरे ख्याल है वो ऑलरेडी जिस मुश्किल में, उनको ये शायद कुछ आसानी लग रही है कि चलिए कुछ तो हो रहा है, और ताज़ा सब्जी उगा के खाइए, ताज़ा सब्जियां उगा के खा रहे। क्या बात है जी, जबरदस्त। चले जी आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें हैं वो शामिल करते हैं। और ये तो बात हमने की स्पेस स्टेशन की, अब हम बात करते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल। और किसी इंसान ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि एक दुनिया की मौमर तरीन मुर्गी 4 रोज पहले 21 साल की उम्र में वो चल बसी है, उसने ये रिकॉर्ड कायम किया था। क्योंकि वो सबसे क्या कहते हैं, बूढ़ी मौमर बूढ़ी जो थी वो मुर्गी थी, और इसका नाम था जी पीनट। और अमरीकी रियासत जो है मिशिगन की खातून मार्सी ने इसे पाल रखा था, और पीनट 2002 में पैदा हुई थी। पीनट की मालकिन मार्सी ने इंटरव्यू देते हुए ये बताया था कि मुर्गी जो है वो 21 साल और
6 माह की उम्र की हो गई थी और गुज़श्ता साल पीनट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से दुनिया की सबसे लंबी उम्र पाने वाली मुर्गी का एजाज़ भी मिला था। और मार्सी पीनट की बहुत देखभाल भी करती थी, उनको तमाम विटामिन भी देती थी जिसकी उसको ज़रूरत होती थी और उसको अच्छी ग़िज़ा भी खिलाती थी ताकि वो सही रहे। और इसी वजह से ये भी है कि एक लंबी उम्र भी उसने पाई क्योंकि वो हेल्दी रही थ्रू आउट। एग्जैक्टली। चलें जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए सबसे आगे के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करते हैं आईटी के मैदान की, आईटी के शोबे की। अक्सर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे होते हैं किसी भी शोबे में, यूँ तो हम करते हैं जी कि पाकिस्तान में ऐसे है और पड़ोसी मुल्क में ऐसे है। जब बात आईटी की हो तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पर एक्सपोर्ट आईटी की कम और वहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों, वहाँ पर आईटी पर इतना फोकस और यहाँ पर फोकस कम क्यों। अभी जब मैंने लफ्ज़ कम का इस्तेमाल किया, ज़ाहिर है इसको हमने बेहतर करना है कि फोकस ज़्यादा हो, चीज़ें बेहतर हों। और जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें ज़ाहिर हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसीलिए अब इसको डिस्कस भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि फ्रीलांसिंग हो, आईटी हो, एआई हो, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा रुझान भी है, हमारी नौजवान नस्ल बिलखुसूस जो कि अब स्किल की तरफ जाती है और उस स्किल सेट को हासिल करने के बाद वो आईटी के शोबे में अपने लिए तो जो करती है सो करती है, पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है वो काम कर रहे हैं और आईटी के मैदान में नाम बना रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक ज़रूरी चीज़ भी है कि कम से कम हमारे नौजवान आगे बढ़े। और नौजवानों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ खवातीन भी अब ये स्किल सीख रही है और घर बैठे वो अर्न भी कर रही है। बिल्कुल ऐसे। आज इस मौजू पर बात करेंगे, निगरान वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? दिन का आगाज़ कॉफ़ी से होता है, चाय से होता है, ग्रीन टी से होता है, वॉक से होता है, ब्लैक टी से होता है। अच्छा, आईटी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इंडिया कहाँ खड़ा है, जानते सब हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसमें, इस गैप को कम करने के लिए कि पाकिस्तान भी कम्पीट करे दुनिया में? इंडिया ऑफ कोर्स पाकिस्तान से तो बहुत आगे। इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट तकरीबन 164 अरब डॉलर है और पाकिस्तान की 2.5 अरब डॉलर या 2.6 बिलियन डॉलर्स। इसमें बहुत सारे मामलात हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री है, ये जो हमें 2.6 बिलियन डॉलर्स नज़र आते हैं, ये एक्चुअली 2.6 बिलियन डॉलर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम है। लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकली बहुत मुश्किल रहा पाकिस्तान में डॉलर्स बाहर से अर्न करके लेकर आना और फिर उनको बाहर आज़ादी से स्पेंड करना, क्योंकि जो आईटी कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं और इनके कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उस कंपनी के साथ मुंसलिक होते हैं, उस मुल्क में उनको ट्रैवल करना पड़ता है जो उनका क्लाइंट है, वहाँ पे किसी डेटा सेंटर में अपना सॉफ्टवेयर होस्ट करते हैं, वहाँ पे इनकी सेल्स और मार्केटिंग की टीम्स हैं बाहर, और क्योंकि इनको ये स्पेंड बाहर करना पड़ता है तो इसलिए वो कोशिश फिर ये करते हैं कि अपने पैसे भी बाहर ही रखें। अदरवाइज़ अगर पैसे यहाँ आ गए और डॉलर्स में से रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए और कल डॉलर्स में बाहर भेजने पड़े किसी एक्सपेंस के लिए तो बहुत दुश्वारी है। इसलिए ये कंपनीज़ में ये झिझक थी कि अपने पैसे जो कि फॉरेन रेवेन्यू है उसको पाकिस्तान ना लेकर आए। और ऑफ कोर्स आजकल के दौर में कितना आसान है, बाहर $500 की कंपनी रजिस्टर हो जाती है, बैंक अकाउंट खुल जाता है, तो वहीं पर लोग पैसे रखते हैं। तो जितनी भी IT कंपनीज अगर आप उनसे बात करें तो आपको ये बताएंगी कि हम तकरीबन अपने सिर्फ एक्सपेंसेस ही पाकिस्तान लेकर आते हैं, अपने प्रॉफिट्स या जो स्पेयर मनी है वो बाहर ही पार्क करते हैं। तो अगर आपको 2.6 बिलियन डॉलर्स नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, तो मेरी नज़र में ये तकरीबन 4-4.5 अरब डॉलर कम से कम एक्चुअली रेवेन्यू है। उसमें से जो उनका प्रॉफिट है जो तकरीबन 50% IT कंपनीज़ के लिए वो बाहर ही रखा हुआ है। तो पहला काम तो ये किया थ्रू दी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC जो है उनसे मिलकर और स्टेट बैंक से मिलकर कि IT कंपनीज़ के लिए अब ये एक नया सिस्टम बनाया गया जिसमें 50% ऑफ द डॉलर रेवेन्यू वो डॉलर्स में रख सकते हैं। और उनको स्टेट बैंक या किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं उन पैसों को स्पेंड करने की। इनफैक्ट उसके एवज़ उनको अब कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड मिल जाएगा, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, तो अब वो जो पीले नीले फॉर्म बैंक साइन करवाते हैं बाहर पैसे वो अब उनको नहीं करने पड़े। तो देखिए ये हमने तकरीबन 1.5 माह पहले ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया और 1 महीने में 30 डेज़ में IT एक्सपोर्ट्स 13% बढ़ गई। अच्छा, इन 30 डेज 13% इम्प्रूवमेंट इन IT एक्सपोर्ट रेवेन्यू। दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। तो ये तो देयरफॉर आई थिंक गुड पॉलिसी कुड गो वेरी फार। तो पहला कदम तो ये था। दूसरा जो बड़ा मसला IT कंपनीज़ का वो ये कि जो इनका रॉ मटेरियल ऑफ कोर्स लोग हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी वो नहीं जो दुनिया को दरकार है। देखिए आपको ये एक ही सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है जिसमें पाकिस्तान ग्लोबली कम्पीट करता है, तो कोई और सर्विस, बाकी तो सारी गुड्स बेस्ड है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, ये वो कोई सर्विस बेस्ड तो कोई और इंडस्ट्री नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके जो लोगों की काबिलियत है उसको अब ग्लोबली कम्पेटिटिव होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। तो अगर बाहर कोई बैठा क्लाइंट आपको $28, $30, $32 पर आवर पे कर रहा है
ये इस तरह पे किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के टाइम को, तो उसके लिए चॉइस है कि वो पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर डेवलपर को पे करे, वो इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर को पे करे, वो आयरलैंड में सॉफ्टवेयर डेवलपर को पे करे, वो यूक्रेन में सॉफ्टवेयर डेवलपर को पे करे, और आप इन सबसे कम्पीट कर रहे हैं। आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स भी कंपेटिटिव हैं, सिमिलर हैं। तो सवाल ये कि क्या आप ग्लोबली कंपेटिटिव हैं सस्ते होने के अलावा कि नहीं है, ऑब्वियसली। और पाकिस्तान 75,000 IT ग्रेजुएट्स हर साल ग्रेजुएट कर रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर है। 75,000 इज अ वेरी लार्ज नंबर, बट इफ़ यू लुक एट द IT इंडस्ट्री तो उसमें कितने लोग काम करते हैं? 1.5 लाख लोग। तो 75,000 हम हर साल जो ग्रेजुएट कर रहे हैं उसमें सिर्फ 2 या 2,500 ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली एम्प्लॉयबल हैं, इस तरह से कि बाहर के क्लाइंट्स को आप बिल कर सकें। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है, हमें सर्टनली उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो 75,000 से 2,500 3,000 एम्प्लॉयबल लोग हैं, तो बाकी सब हम क्या कर रहे हैं? और देखिए लोग IT की डिग्रीज करते हैं। डॉक्टर उमर, अगर वैसे भी बात की जाए, ये मसाइल जो भी मिनिस्टर आते हैं वो इंटरिम हो या वैसे भी हो, अच्छा मसाइल गिनवा रहे होते हैं, ये मसला है, ये गैप है, ऐसे है, मैं आपको हल बताता हूँ। और नौजवान टू बी वेरी ऑनेस्ट, नौजवान बैठ के सिर्फ सुन रहे होते हैं कि अच्छा ये मसला है। अब ग्रेजुएट कराने वाली भी तो हमारे अपने इदारे, हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, तो काम क्यों नहीं किया जाता? हम बस मसाइल ही सुनते रह जाते हैं। नहीं, बिल्कुल। एक तो मैंने आपको मसला और उसका हल पहला बताया, और दूसरा हल अब ये है, उसमें 2 काम कर रहे हैं। एक ये कि IT की जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनका 7 जनवरी को पाकिस्तान भर में पहला हम एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम करने जा रहे हैं, और ताकि उन सब की क्वालिटी को पहले असेस तो किया जा सके सही कि ये किस क्वालिटी पे खड़े हैं। ये अगर IT इंडस्ट्री से मिलकर उन्होंने ये टेस्ट बनाया, और सोचिए 75,000 लोगों का पाकिस्तान भर में पहली बार टेस्ट होगा। इसकी रजीम ये बनाई है कि आप अगर यूनिवर्सिटी के निज़ाम को समझती हैं तो 7वें सेमेस्टर के आखिर में और 8वें सेमेस्टर से कबल, एक सेमेस्टर ग्रेजुएट करने से कबल, अब सारे बच्चे ये वाला टेस्ट दिया करेंगे। अच्छा। और इस टेस्ट के ऊपर जो पास होंगे उनको हम इंडस्ट्री के अंदर इंटर्नशिप खुद दिलवाएंगे। उसके लिए इंडस्ट्री को भी मराद दी जा रही है, उसके लिए इनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, और इनको यूनिवर्सिटी भी 6 से 9 क्रेडिट ये एक अच्छी बात है, वरना जो हमारे दौर में और जो हमने देखा ग्रेजुएट होते वो तो कहीं से भी आप बना लें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और आप वो करवा देते, तो ऑब्वियसली ये तो इन दिस केस द आइडिया है कि जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, जो इंडस्ट्री को जो उसमें जो गैप है वो भी ब्रिज होगा। हम 30-35 हज़ार बच्चे हर साल जो ये टेस्ट पास करेंगे वो IT इंडस्ट्री में प्लेस करेंगे, उनको यूनिवर्सिटी के क्रेडिट यूनिट्स मिलेंगे 6 से 9, आपके ट्रांसक्रिप्ट पे आएंगे, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, उस कंपनी को हम कैश अवार्ड देंगे कि आपने हमारे इंटर्न्स रखे। और गोल ये कि जो 30-35 हज़ार लोग हैं तो ये 6 माह में ट्रेन होंगे इंडस्ट्री में, इनकी क्वालिटी इनहेंस होगी, स्किल्स गेन करेंगे, और फिर यही ट्रांसलेट होगा इनटू जॉब्स। ये तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और दूसरा बड़ा काम ये करने चले हैं कि एक तो ये एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, दूसरे वो जिनको एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आना जरूरी, मतलब सेल्स फोर्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, ऑरेकल फाइनेंशियल्स, जो बड़ी कंपनियां जो जाके बड़े बार कारोबार करती हैं वो तो इन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पे काम करती है। लेकिन आप तभी कर सकते हैं जब आपको उस कंपनी ने सर्टिफाई किया। अगर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाई करे कि आप आपने ये वाली सर्टिफिकेशन की तो आप हमारे सॉफ्टवेयर पे डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। सही। उसकी सर्टिफिकेशन महंगी हैं, 10-10 लाख रुपए की सर्टिफिकेशन है, तो वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता खुद ही से, ना ट्रेनिंग अफोर्ड करता है ना सर्टिफिकेशन अफोर्ड करता है, डॉलर्स में पे करना पड़ता है। 3-4 हज़ार डॉलर की सर्टिफिकेशन है ऑरेकल फाइनेंशियल्स की, SAP की, सेल्स फोर्स की। तो हमने NAFTEC के थ्रू अब $1 बिलियन इस वक्त लगा रहे हैं टू ट्रेन 16,000 पीपल दिस ईयर, जिनको इन्हीं एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज में सर्टिफाई करवाया जाएगा। और जब ये सर्टिफाई होंगे तो एक ये जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपर है इसकी यील्ड 50 से 60 हज़ार डॉलर पर ईयर है, उसको अब 16,000 से मल्टीप्लाई करें, सब्सटेंशियल रेवेन्यू। ऑब्वियसली ये तो जबरदस्त इनिशिएटिव्स हैं। आप जरा इस हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्या क्या और नई चीजें इलेक्शंस के हवाले से IT के क्या कुछ नया मुतारिफ करवाने का आप प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? एग्जैक्टली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और हम सब वो जो भी हमसे सपोर्ट मांगते हैं ऑफ कोर्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इन दिस केस इलेक्शन कमीशन ने इस दफ़ा अपने निज़ाम खुद वज़ा किए हैं। अच्छा। बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस इस दफ़ा उन्होंने अपना इलेक्शन के मॉनिटरिंग के निज़ाम, डेटा कलेक्शन के, टेबुलेशन के, उनके सारा सिस्टम खुद से बना है। यानी वो RMS EMS इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाया, उनके अपने खुद बनाए, उनके अपने सिस्टम्स हैं, उनकी आउटसोर्स कंपनीज भी हैं। अच्छा। उन्होंने आगे पार्टनरशिप्स एंड सो ऑन, उनका आप लोगों को साइड पे रखा गया, कोई रोल ही नहीं आप लोगों का। वेल आई थिंक इट इज़ एक्चुअली अ गुड डिसीजन। तो मेरी राय ये है कि देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि उनके प्रोसेस से लिंक्ड है और क्रिटिकल प्रोसेस से लिंक्ड है। उस दिन इतने पोलिंग स्टेशंस हैं, शायद लाख से ऊपर हैं, जिनसे डेटा आना है, एक जगह पे कंपाइल होना है, अनाउंस होना है। और उसके बाद ये भी कि उनके रूल्स इस तरह से हैं कि अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए फिर भी मैनुअली रिजल्ट टेबुलेट हो सके, अनाउंस हो सके,
क्योंकि उनकी तो एक उनको तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि इतने वक्त में उन्होंने रिजल्ट अनाउंस करना है। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस और आपके प्रीवियस उनका पता है, उन्होंने दे एक्चुअली दिस टाइम आई थिंक दे स्टार्टेड वर्किंग वेल इन एडवांस। ये सवाल इसलिए भी हुआ चूंकि कुछ खबरें ये आएंगी, देखें जरा माजी के इंतखाबात की बात करें, आरटी सिस्टम का बैठ जाना सवाल उठे, ज़रा इलेक्शन पे उठते हैं। पिल्डट ने कहा कि जो इंतखाबात का माहौल था, जैसे शफाफ इंतखाबात वो थे, अभी भी शायद वैसे ही होंगे। इसलिए सवाल उठ रहा है कि अगर वैसे ही होने हैं जिस पर सवाल उठे थे, तो फिर अभी RMS EMS पर क्या होगा? चूँकि खबर ये भी आई कि जिस वक्त आरोज़ ने कागजात उसमें अपलोड करने थे असासों की तफसीलात वाले, वो नहीं हुए, सिस्टम बैठ गया। अगर इतने करोड़ रुपए लगा के वो सिस्टम इलेक्शन कमीशन का बैठ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये तो वाकई क्वेश्चन मार्क आ गया सिस्टम? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि एक तो इसको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए। एज अ मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपके मॉर्निंग शो में हाजिर तो हुआ हूँ, लेकिन लेट्स बी एजेंट्स ऑफ होप इन दिस कंट्री। ये सारा दिन बहुत तमाशा चलता है। चीजें बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो बेहतर करने का मैंने आपको इसका जवाब ये दिया कि इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड वेल इन एडवांस दिस। ओके, और खुद इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर रहा है, ये निज़ाम बनाया। और बैठना, मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे सिस्टम को कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी दरकार है। आई होप वो मौजूद होगी। मैंने वो देखा तो आपके अंडर आता है। ऑफ कोर्स नॉट। सो उन्होंने खुद ही से इंटरनेट कनेक्टिविटी अरेंज की, और प्राइवेट कंपनी से सारे ISPs जो हैं वो प्राइवेटली ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और पाकिस्तान भर से है। तो एक कोई ISP नहीं होगा जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, कई तरह तो के होंगे। ये इलेक्शन कमीशन ही मामला देख रहा है, तो इलेक्शन कमीशन से इस पर सवाल, और हमें किसी को भी इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये लीगल मैंडेट है टू कंडक्ट द इलेक्शंस। ठीक है, व्हाटएवर सपोर्ट दे रिक्वायर फ्रॉम अस। उन्होंने जब ये निज़ाम सब बनाया, उन्होंने हमें बुलाया, निज़ाम दिखाया, हमने कोई इनपुट एडवाइस जो भी दे सकते थे उनकी टीम्स को दी, हमने दी, नादरा ने दी, PTCL ने कनेक्टिविटी के हिसाब से दी, डेटा सेंटर्स के ऊपर जितने उधर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स थे। ऑफ कोर्स वी आर ऑल हियर टू एक्सटेंड आवर सपोर्ट टू एन इलेक्शन, एंड वी डिड। और फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल इज़ कि दे आर अप एंड रनिंग, और वो उन्होंने जो भी निज़ाम वज़ा किया है वो उससे मुतमईन थे। वो उनका इंटरनल निज़ाम है, और उनकी उस निज़ाम पर ओनरशिप है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इलेक्शन वाले दिन अगर रिजल्ट्स ना आए तो ये कहना कि इस इदारे की खराबी थी, उसकी थी, इसका बहुत आसान हल ये है कि जिस इदारे का लीगल मैंडेट है वो उस सिस्टम्स की ओनरशिप है, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन की ओनरशिप अपने सिस्टम्स की है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इंटरनेट की हम बात करते हैं, बहुत से जगहों पर ये रिपोर्ट होता है कि इलेक्शन इंटरनेट कनेक्टिविटी का, जैसे कि 21 दिसंबर एक सियासी जमात ने कहा कि हम जलसा करेंगे वर्चुअल, और फिर खबरें ये आई, उनकी तरफ से इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि इंटरनेट वाज डाउन। क्या तहकीकात हुई? मतलब हम अपने पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैंने भी PTA का ही पढ़ा है जो उनकी स्टेटमेंट आई है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो है इज़ द रेलिवेंट रेगुलेटर फॉर दैट अफेयर्स, और वो कैबिनेट डिवीजन को रिपोर्ट करती है, IT मिनिस्ट्री को नहीं करती PTA। So उन्होंने भी, आई थिंक दे डिड अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑन दिस, व्हिच आई आल्सो रेड इन द मीडिया। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर नौजवानों के पर्सपेक्टिव से बात की जाए कि आपने बताया कि किस तरह से उनको बेहतर तरीके से हम स्किल करना चाह रहे हैं कि वो नई स्किल सीखें और आगे बढ़ें और कम्पीट कर सकें ग्लोबली, उसके हवाले से क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स है जो कि आप और लेना चाह रहे हैं, स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर हम देखें तो क्या हम अपने टीचर्स को भी उतना ट्रेन कर रहे हैं कि वो हमारे बच्चों को ट्रेन करके फिर वो ग्रेजुएट करवाएं ताकि आगे चल के ग्लोबली वो कम्पीट कर सकें? ये दुरुस्त बात है, लेकिन अभी जो इंटरवेंशन है वो ये कि ये बच्चे एग्जाम्स में अपेयर होंगे, और अगर पास ना हो सकें तो वो यूनिवर्सिटी पीनलाइज होगी अपनी एक्रेडिटेशन के हिसाब से। तो फिर अब देखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर जब ये प्रेशर पड़ेगा वो कॉलेजेस पे, तो वो खुद ही अपना निज़ाम तालीम बेहतर करेंगे, दे वांट टू स्टे रेलिवेंट टू दिस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो भी तालीमी निज़ाम है वो जब हम ग्लोबली कम्पेटिटिव उसमें से HR प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कम्पीट नहीं कर पा रही। पूरी IT इंडस्ट्री में 1.5 लाख लोग काम करते हैं, इसमें 7 से 8 लाख लोगों की गुंजाइश है। अगर हम आज 2.5 अरब पे हैं, ये एक्चुअली कोई 4.5-5 अरब डॉलर पे हैं, और पैसे आ नहीं रहे, लेकिन वो भी अगर आसानी से आ जाए, तो मुझे लगता है कि एक इस वक्त डेफिसिट है तकरीबन 5 से 7 बिलियन डॉलर का। ठीक है, और हम आसानी से 10 बिलियन डॉलर तक पहुँचते हैं। दूसरी बात आपने से फ्रीलांसर्स की आपको शायद ताज्जुब ये सुन के कि पाकिस्तान में एंटरप्राइज तो उस तरह ग्रो नहीं की, कंपनीज तो ग्रो नहीं की, लेकिन नौजवान जो कि पढ़े लिखे थे, दे देमसेल्व्स फिगर्ड आउट कि हम ऑनलाइन जाके Fiverr.com पे और अपवर्क के ऊपर $5 $10 के छोटे छोटे टास्क कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कहा जाता है। पाकिस्तान दुनिया की 2nd बड़ी
ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वर्कफोर्स है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल रजिस्टर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जो कि 15 लाख है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड चौथी बड़ी वर्कफोर्स है ऑनलाइन। ये कितनी बड़ी बात है, ये पोटेंशियल है ज़ाहिर है। अब सवाल ये है कि ये जो नौजवान हैं इनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये हर रोज़ 10, 20, 30 डॉलर बना सकें। सोचिए अगर 10 लाख लोग ये फ्रीलांसर्स, इनमें 15 लाख तो रजिस्टर्ड हैं, दिन में 30 डॉलर बनाएं तो ये 10 बिलियन डॉलर पर ईयर बनता है जस्ट फ्रीलांसर्स की आमदन। इसमें दो मुझे लगता है मसाइल हैं। एक ये कि उनके पास बैठकर काम करने की मुनासिब जगह नहीं, उन कंप्यूटर, इंटरनेट, जनरेटर, कनेक्टिविटी का इशू आता है। देखिए वो 5 लाख का लैपटॉप नहीं खरीद सकते, वो जनरेटर नहीं खरीद सकते, वो अनइंटरप्टेड इंटरनेट कहाँ से अरेंज करें, तो किस तरह करें। तो अब हम 10,000 इनको हम ई रोजगार सेंटर्स कहते हैं, को वर्किंग स्पेसेस पाकिस्तान भर में बनाने चले, जिसपे हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने चले प्राइवेट सेक्टर। और शहरों से हटके होंगे, और ये शहर भी हैं, छोटे शहर भी हैं, और मुल्क भर में 10,000 ई रोजगार सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री। और उसका मकसद ये होगा कि आप अगर बाहर निकलें तो आप देखेंगे बहुत सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स खड़े हैं, कोई शॉपिंग मॉल है नहीं चल रहा, कोई ऑफिस बिल्डिंग है, कोई अपार्टमेंट ब्लॉक है। इधर छोटे शहरों में और भी आपको हर गली में छोटा कोई प्लाजा नजर आ जाएगा। सो द आइडिया इज कि गिव इंसेंटिवाइज देम, ठीक है, कि वो ये जो अपनी अनयूटिलाइज्ड रियल एस्टेट है इसको कन्वर्ट करके ई रोजगार सेंटर्स बना लें, जिसमें नौजवान जाकर अपनी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, और ये ज़रा एक अच्छा और ये 10,000 हम बनाने चले हैं। इसलिए 50 अरब रुपए के लोन्स होंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए इंटरेस्ट फ्री, ताकि वो कन्वर्ट करें अपनी रियल एस्टेट को इनटू ई रोजगार सेंटर्स। दूसरा ये कि जो एक बहुत बड़ा मसला है और हर वक्त लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पे, वो ये कि अगर कोई $5 की, $10 की आप जॉब करते हैं तो ऑफ कोर्स आप बैंक वायर ट्रांसफ़र तो कर नहीं सकते, आपको पेपैल चाहिए, स्ट्राइप चाहिए, वाइस चाहिए, ताकि आपको इंस्टेंटली पेमेंट वहाँ से यहाँ पे रिमिट हो जाए। सही। अब और पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की कि पेपैल या स्ट्राइप वगैरह पाकिस्तान आ सकें, लेकिन उनका जवाब ये था कि हम पाकिस्तान आके आमतौर पे, जैसे पेपैल अमेरिका में तो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है कि लोग एक दूसरे को पैसे दे दें, लोग बाज़ार में जाके ख़रीदारी कर लें इसके थ्रू, है ना, ये तो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या पाकिस्तान में तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में हमारे पास अपने सिस्टम्स हैं, हमारे पास जायज़ कैश है, इजी पैसा, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है। लेकिन बाहर से पैसे आने के लिए तो रिमिट करने के लिए हमें कोई इंटरनेशनल सिस्टम से लिंक होना जरूरी है। तो पिछले 4 महीने से मैं ये ढूंढता रहा हूँ और साथ रखता रहा हूँ टू ट्राई एंड फिगर आउट कि किस तरह से ये होगा। तो नाउ वी फिगर्ड आउट कि इसको करने के लिए हमें करना यूँ पड़ेगा कि हम पेपैल स्ट्राइप लाने के लिए किसी थर्ड पार्टी की रिमिटेंस सिस्टम इस्तेमाल करें, जिससे उनके वॉलेट से हम पैसे एक्सेप्ट कर सकें। मुझे लगता है ये मैंने तकरीबन कर लिया। 11 जनवरी को इंशाल्लाह इसको हम अनाउंस करने चले, और ये यूँ होगा कि पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स यहाँ पे रहते हैं वो पेपैल से पैसे पाकिस्तान में वसूल कर सकें। ये तो खुशखबरी है उनके लिए। ये खुशखबरी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। तो और बड़ी बातें जो की जा सकती हैं, लेकिन वक्त बड़ा मुख्तसर, एक ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन साथ रहिए। इलेक्शन 2024, इसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुस्लिम लीग नून अपने बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए कोशिश है, मगर पार्टी के अंदर कुछ हलके ऐसे हैं जहां टिकटों की तकसीम पर कुछ इबहम है, और ज़ाहिर है इसके साथ साथ किस किस नशिस्त पर या किस किस हलके में किसी और पार्टी से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, उस पर भी अभी तक डिस्कशंस हो रही हैं। लेकिन लाहौर का एक हलका है NA 121, और इस पर काफ़ी नज़रें हैं, चूँकि सरदार अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर, अभी ये फैसला नहीं हुआ कि टिकट किसको मिलेगा। तो आज इस पर हम बात कर लेते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें PMLN के रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, करम अलग। सर NA 121, क्या लगता है कब तक फैसला हो जाएगा कि टिकट आपको मिल रहा है या नहीं? तो कायदीन जानते हैं, लीडरान का फैसला, मुझे तो इस बात का नहीं है। अच्छा, लेकिन बहरहाल देखें अब ऊंट किस करोड़ बैठते। और अगर टिकट ना मिला तो फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे? श्योरली, ये सवाल बहुत जल्द है। अभी तो फैसला होगा, उसके ऊपर कोई लाइमामूल तैयार करूंगा, अभी तो कोई इसका फैसला नहीं। लेकिन सर सियासतदान ने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखा होगा, या माइंड में कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली होगा ना कि इलेक्शन लड़ना है, नहीं लड़ना। क्योंकि आपने सिर्फ इसी हल्के से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 कागजात नामजदगी जमा कराए, उसके अलावा कहीं से नहीं करवाए आप। वो इसलिए कि आप मैंने बड़ी तफसील से बात कर दी थी कि मेरे साथ एक 19 है और एक 20 है। 19 में से बेटी मरियम नवाज ने कागजात अपने जमा करवाए, और 20 में भी
मरियम नवाज साहबा ने अपने कागजात जमा, मैं एक तरफ बेटी कहूँ और दूसरी तरफ उनके सामने कागजात जमा करवा दूं, सही, ये मेरे नजदीक ये कोई मुनासिब बात नहीं थी। तो मैंने और इसमें बेसिकली शेख साहब इशू आया कैसे? हल्का तो ये आप ही का है, क्या ऐसी चेंजेस हुई कि जिसकी वजह से ये इबाम पैदा हो गया और फिर जरा कुछ हल्का तब्दील तो हुआ है ना, जिसकी वजह से फिर ये इशू क्रिएट हुआ है? नहीं, हल्का, देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। दो बातें आप ज़हन में रखें, एक तो मेरा कोई अहम फैसला मैं खुद नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ इस हल्के में बैठे हुए, मेरी 71 साल उम्र है, 71 साल से मैं इसी जगह पे हूँ, और मेरे वालिद ने पहला इलेक्शन जो इस हल्का से कॉन्टेस्ट किया था वो था 1970-71 का इलेक्शन था, और मैंने जो इलेक्शन लड़ा था इस हल्का से वो 85 में था। फिर ऑनवर्ड मैं इसी हल्के से इलेक्शन लड़ता रहा। अच्छा, कभी हल्का इधर हो जाता है, कभी हल्का इधर हो जाता है, लेकिन रहता वहीं पे। हाँ, तो यही मेरा सवाल था कि हल्का इस बार कितना इधर उधर हुआ जिसकी वजह से ये इबाम हो रहा है? मतलब कोई खास नहीं है, अच्छा, वही पुराना चलता आ रहा है बस। मैंने जो आखिरी इलेक्शन लड़ा था वो 2013 से 2018 तक मैं वहीं पे था। ठीक है, अब 2018 के लिए मैं कुछ थोड़ी देर के लिए थोड़ा इधर हो गया था, फिर वापस इधर आ गया। अच्छा, तो एक जो बात की जाती है शेख साहब, एक कमेंट इस पे कीजिएगा, जो अयाज सादिक साहब ने एक बात की, ज़रा आपके दोस्त हैं, साथी हैं, वो कहते हैं कि जो हल्का बंदियां हुई उसमें 56% जो उनका इलाका है वो इस हल्के में आ गया है। क्या उनकी ये बात दुरुस्त है जब इधर उधर होने की हम बात करते हैं? 56%? कभी आप ये दूसरा सवाल ये आप उनसे ये कर सकते हैं कि आप ओरिजिनली जहां से आप इलेक्शन लड़ते रहे उस हल्के का कितना हल्का इस हल्के में, कभी ये आप सवाल कर लीजिएगा ना, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन कुछ अरसे के लिए मैंने आपको अर्ज किया ना, 2018 में मैं इस हल्के से थोड़ा बाहर हो गया था, तो उस वक्त भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी यहीं पे थी, इसी में था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे ये काम करना है। इस हल्के से वो 128 हो गया था, वरना 124 रहता है, 118 रहता है, ये इस मतलब बदलते रहते हैं। और हल्का, मेरा अपना ख्याल है कि खिदमत करने के लिए हल्का कोई मखसूस नहीं होता, उसकी कोई हद नहीं होती। अब जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ते हैं तो अपने ज़हन में ये होता है कि आप पूरे पाकिस्तान के, जहाँ पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक हल्के को आप प्रेजेंट नहीं कर रहे। नेशनल असेंबली की आप हैं उम्मीदवार या मेंबर है, तो जब आप नेशनल असेंबली में बात करते हैं तो सिर्फ आप फिर अपने मखसूस हल्के की बात तो करते हैं, लेकिन आप फिर पाकिस्तान के इश्यूज की बात करते हैं। क्यों आप तो वहां पे आप फाइनेंस पे क्यों बात करते हैं, आप बाकी चीजों पे क्यों बात करते हैं? फिर आपको तो अपने हल्के तक महदूद रहना चाहिए कि यहाँ पानी डाल दीजिए, या गैस डाल दीजिए, या बिजली दे आइए, या सड़कें बना दीजिए, फिर इसके अलावा तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए ना। तो इस मेरे नजदीक पता नहीं, मैं नहीं समझता, बाकी तो मैं नहीं जानता ना, लेकिन मैं अपनी जात का कह सकता हूँ कि आपकी को हद मुकर्रर नहीं होती। तो इसलिए मैं आज कर रहा हूँ कि इसी एक चार दीवारी में रहा हूँ। ठीक है, इसी में आप रहें। अच्छा रोहेल साहब, अभी ज़रा दीगर जमातों की अगर बात की जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड का वो कह रही हैं कि जी हमें तो नहीं मिल रही, मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है इस वक्त, और क्या पीटीआई जो कह रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो आप इससे मुत्तफिक हैं? ऐसे ये एक तरीका बन गया हुआ बस, जिसको असल पे हमारी एक साइकी बन गई है, एक मजाज बन गया है कि हम हार तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि हर जगह, हर फील्ड में, मतलब आप खेल में देख लीजिए, लड़के खेल रहे होते हैं और अगर कहीं हार जाते हैं तो हम शोर मचाना शुरू करते हैं, उन्हीं को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये पता नहीं क्या मेरी सोच से बाहर है। मतलब अगर आप जीत जाएं तो प्लेइंग फील्ड मिल गई, अगर आप हार रहे हैं बात आप कर रहे हैं कि जो जीत जाता है वो कहता है कि बिल्कुल सही हुआ, जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई, या माहौल जिसके लिए होता है वो कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक, ये बात अहम है। शेख साहब ये बिल्कुल रिवाज बन चुका है। मैं आपको गुजारिश जी 85 से लेके आज तक मैंने ना तो कभी किसी नुमाइंदे के ऊपर उठाया, क्वेश्चन मार्क किया,
होता है ना, आप किसी पे इतराज कर देते हैं कि इसके कागजात में ये खराबी है। मैंने कभी किसी पे इतराज नहीं किया, और इलेक्शन अगर मैं हार गया हूं तो मैंने कभी किसी पे जाके ये नहीं कहा कि इसने आपने इसे कबूल किया, मुझे बिल्कुल सही है। और शेख साहब मैं दोबारा अगर आप हारते हो, देखें मैं आपको गुजारिश करूं, अगर आप हारते हैं ना, आप अपनी हार से अपनी कोताहियां, खराबियां, खामियां तलाश कीजिए, बिल्कुल, और उस पर काम करें। आप हारे क्यों? बिल्कुल, ये भी बहुत अहम पॉइंट है। ये बहुत अहम पॉइंट है कि प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए कि अच्छा इस बार हो गई ये कमी कोताही, अब अगली बार हम बेहतर तरीके से लड़ेंगे। शेख साहब मैं दोबारा PMLN के जो इस वक्त टिकटों का मामला, इस पर आपसे कमेंट जरूर लूंगा, चूंकि ज़ाहिर है सिर्फ आपके हल्के में ये नहीं हुआ मामला, तलाल चौधरी साहब से मुतालिक भी ऐसी खबरें, कुछ और हल्के हैं उससे मुतालिक भी ऐसी खबरें आती हैं। तो ज़ाहिर है कागजात नामजदगी कुछ उम्मीदवार हैं जिन्होंने कराए ही एक हल्के से जमा है, तो ज़ाहिर उनके पास दूसरी ऑप्शन है कोई नहीं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये अंदरूनी मामलात में ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं, ये पहले क्यों तय नहीं हुआ अच्छा इस हल्के से ये उम्मीदवार ही कराए, ये पहले से चीज़ें तय क्यों नहीं हुई? असल में ये सवाल जो है ना, ये सवाल एक वर्कर से आप मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ठीक है, किसी आप अहम जो आपका रहनुमा है वो आपको इस सवाल का जवाब दे सकता है। मैं उससे सर वो जवाब नहीं देते ना, फिर तो जाहिर है फिर आप जो नुमाइंदे होते हैं उनसे हमें जरूर बात करनी पड़ रही होती है और फिर सवाल भी करना पड़ रहा होता है। लेकिन जाहिर ये बात आपकी दुरुस्त है कि फैसला उन्होंने करना है, लेकिन मैं इसी पर एक और सवाल करता हूँ। ज़रा ये दुरुस्त बात है कि ज़रा फैसला उन्होंने करना है। अभी चूंकि आपने कहा कबल अज़ वक्त है, इट्स टू अर्ली टू आस्क कि क्या करेंगे आप, अभी चीज़ें ज़ाहिर है कायदीन ने तय करनी है। पहले एक जुमला दीजिएगा, जो फैसला पार्टी करती है उस फैसले के साथ चलेंगे या कोई ऑप्शन है कि उस फैसले से इनहराफ कर सकते हैं? मैंने आपको अर्ज किया कि कुछ लोगों की एक तारीख होती है, मेरी एक तारीख है इलेक्शन के हवाले से। मैं ना सिर्फ इलेक्शन के हवाले से नहीं, तो मैंने आपको अर्ज किया ना कि मेरा सियासी मामला जो है बिल्कुल मुख्तलिफ, थोड़े से मुख्तलिफ। सही है। जिस हल्का इंतखाब से पीछे 53 ईयर्स, आप 53 ईयर्स कह लें, वो वाले साहब ने 1960 में इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद 64 में लड़ा, फिर 71 में लड़ा, मतलब एक अरसा गुजर गया। लेकिन यहाँ पे जितने अहम फैसले होते हैं वो हम खुद नहीं करते, वो हमारे दोस्त जो है, जो हमारे खैर खां हैं, जो हमारे साथी हैं, वो फैसला करते हैं। जैसे 85 का इलेक्शन था, मैं पाबंद सलासल था, मैं तो जेल में था, और उस वक्त भी फैसला बाहर लोगों ने किया था कि इस शख्स को इलेक्शन लड़ना चाहिए, इसके भाई को इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कागजात जमा कराए, उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, अल्लाह ने इज्जत दे दी। तो इसलिए मैं हमेशा से, मेरी आदत है, मेरे वालिद की भी, मेरी भी, हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, सही, अब ये फैसला बहुत मुश्किल होता है। अब जब आप अपने दोस्तों को एक तारीख है ना, इतना लंबा अरसा, एक तारीख है उसमें ज़ाहिर है, और अगर शेख साहब अगर यही दोस्त, यही खैर खा, यही रहनुमा फैसला ये करते हैं कि आपको इस हल्के से टिकट नहीं देना, लेकिन आपको सेनेट का रास्ता दिखाया जाता है, आपका इस पर क्या रिस्पांस होगा? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मेरे लिए फैसला करना मुमकिन नहीं है। अच्छा। अगर वो फैसला करते हैं कि तुम्हें क्विट कर दो, सियासत क्विट कर दूं, मैं मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक शख्स जो सारी जिंदगी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ता रहा, हारता भी रहा, जीतता भी रहा, बस मतलब इसी में जिंदगी गुजर गई, पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, ना आपने हालात को देखा, ना अपनी फैमिली को देखा, और सारे मामलात को वैसे को वैसे छोड़ दिया। तो अब मेरे लिए ये है मुमकिन कि मैं सियासत को क्विट कर दूं, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस में जाने के लिए मेरा सर इतनी आपने वैसे कुर्बानियां दी हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, तो ऐसे में टिकट ना मिला तो जाहिर है एक तो ज्यादती तो वैसे नजर आ रही है इसमें। लेकिन ज़रा आपने कह दिया कि जो फैसला है वो रहनुमा करेंगे और आप उस फैसले के साथ खड़े होंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते नाज़रीन। ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक और बड़ा कारनामा, पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड गाड़ी के लिए दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की टेस्ला मोटर से बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। नस्ट यूनिवर्सिटी की फार्मूला स्टूडेंट टीम है ये, 2002 से कई अहम मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी है और पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए, इस कल्चर को फ़रोग देने के लिए सरगर्म है और डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। और देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिनमें इन्होंने
उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया और पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया और नुमाइंदगी कर चुके हैं, 8 मरतबा नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। और अब जो है ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड गाड़ी बनाए। किस तरह से टेस्ला से इनका राब्ता हुआ और क्या अब आगे इस गाड़ी के अंदर ये इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, स्पेशली कौन सी बैटरी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसी वाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस टीम के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव शहीर सिद्दीकी और इलेक्ट्रिकल लीड शुजात अली मौजूद हैं। शहीर एंड शुजात, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है सवाल हम शहीर से करते हैं। शहीर, किस तरह से ये स्पॉन्सरशिप, ये कोलैबोरेशन हुई है और क्या इसका प्रोसीजर था, और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, कैसे इस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे? जी बिल्कुल। तो बेसिकली टेस्ला जो है हर साल अपने स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स खोलता है जिसमें वो फॉर्मूला स्टूडेंट की जितनी भी टीम्स होती हैं उनको स्पॉन्सरशिप देता है। बट ये एक आसान प्रोसेस नहीं होता, आपको पूरा एक लेंदी फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आपको गाड़ी का कॉन्सेप्ट, गाड़ी की ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल जो है वो प्रेजेंट करनी होती है। सो वी वर ऑल्सो वन ऑफ द टीम्स जिन्होंने टेस्ला का फॉर्म भरा था एंड आफ्टर दैट वी गॉट सिलेक्टेड। बट यहाँ पे आपको मैं एक और ज़रूरी बात बताता चलूँ कि अपार्ट फ्रॉम दैट वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आपने गाड़ी कैसी बनाई। जाहिर है उनका मेन एम तो ये है कि वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को प्रमोट करें, बट वो ये भी देखते हैं कि आपकी टीम कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, वो सोसाइटी के लिए, अपने पीयर्स के लिए कुछ कर रही है। सो बेसिकली उन्होंने हमारे अंदर ये देखा कि वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग वन ऑफ द पाकिस्तान बिगेस्ट स्टेम बेस्ड कॉम्पिटिशन। सो इन्हीं बेसिस पे हमारा इस स्पॉन्सरशिप की सिलेक्शन ये आपने हासिल कर ली। ठीक है शुजात, कितना वक्त मिला है आपको इसकी तैयारी के लिए? ये मुकाबला कब है जिसमें आप एक गाड़ी लेकर जाएंगे, थोड़ा सा बता दीजिएगा। बेसिकली ये मुकाबला होता है ये यूके के अंदर होता है और जून के उसमें होता है मंथ में। तो हमें उससे तकरीबन 2 महीने पहले अपनी गाड़ी शिप करनी होती है, तो ऑलमोस्ट अप्रैल तक का हमारे पास टाइम है इसको रेडी करने का। ओके और उसके लिए अभी टीम में कितने लोग हैं और किस तरह से काम डिवाइड किया हुआ है और कितने पर उम्मीद है कि आप वाकई वैसी गाड़ी बना लेंगे जैसी आपने सोच रखी है? जी, तो हमारी टीम एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ 40 इंडिविजुअल्स और वो हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, मार्केटिंग, व्हीकल डायनामिक्स, चेसी, हर उसमें काम कर रहे होते हैं। और हमारा काम आप समझे थ्रू आउट चल रहा होता है, हमारी कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट हमारे उसमें नहीं है, लेकिन एक पैशन है जो हम सब खुशी खुशी कर रहे होते हैं। सो वी वर्क डे एंड नाइट फॉर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारा मेन एम ये तो है कि हम एक अच्छी गाड़ी ज़रूर बनाएं, लेकिन उसके साथ हमारा मेन एम ये है कि हम अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, एक जुमला से दीजिएगा कि ये सिर्फ स्पॉन्सरशिप है या कि टेस्ला आपको इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी फराहम करेगी आपकी इस 40 लोगों की टीम को? जी बिल्कुल, टेक्निकली वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दे रहे हैं जिसके बारे में शुजात आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बता दें शुजात। तो बेसिकली जो बैटरी पैक्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें लिथियम केमिस्ट्री आपकी आती है। जी तो बेसिकली जो बैटरी पैक हम लोग यूज़ करते हैं उसमें लिथियम केमिस्ट्री आती है जो कि बहुत डेंजरस होती है टू हैंडल, क्योंकि उसमें बहुत हाई इंपल्स ऑफ करंट आपका निकल सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग एक मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है जो आपकी जो कुछ चंद पैरामीटर्स होते हैं उनको सेफली लेके चल रहा होता है। तो बेसिकली वो जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो उन्होंने हमें दिया है। मैं शुजात आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक तो पूरा प्रोसेस जो आपने मुकम्मल करना है इस गाड़ी की तैयारी में, ज़ाहिर है उसमें ना सिर्फ स्पॉन्सरशिप की बात हम कर रहे हैं, ज़ाहिर है टेक्निकल सपोर्ट की बात भी आप लोगों ने की, आपने एक डेडलाइन भी सेट की होगी जिसमें आपने गाड़ी को तैयार करना है, फिर ज़रा टेस्ट ड्राइव, फिर लेकर जाना है इस कॉम्पिटिशन में। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे आप करेंगे, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो हम लोग 2 फेजेस में डिवाइड होता है। एक में हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग आती है, और अभी करंटली हमारा मैन्युफैक्चरिंग फेज चल रहा है जिसमें हम लोग हमारा जो मेजर चीज़ होती है पावर ट्रेन साइड, क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल के अंदर पावर ट्रेन साइड आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यू आर मर्जिंग एन इंजन और उसके साथ मोटर से आपको बर्न अप करके पावर ट्रेन अपने चलाना होता है। तो बेसिकली हम लोग टारगेट हम लोग अप्रैल तक कंप्लीट करेंगे और विद इन लास्ट फ्यू वीक्स जो कि टेस्टिंग फेज हमारा होगा, तो इस तरह लेके चलने का हमारा प्लान है। और इससे फायदा क्या होगा हमारी इंडस्ट्री को, क्योंकि ज़ाहिर है हाइब्रिड गाड़ियों की मांग वैसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्पेशली पेट्रोल प्राइस बढ़ने की वजह से भी। अच्छा, इसमें ये है कि हम कमर्शलाइजेशन को एम नहीं करते, हमारा मेन एम यही है कि हम अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करें एंड इसके अलावा हम इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज भी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया शुजात एंड बहुत शुक्रिया शहीर साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते। ब्रेक लेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद और आज की बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। बच्चे बड़े जवान सब इससे रिलेट ज़रूर करेंगे, अगर नहीं भी करते तो आज का टॉपिक आप सबके लिए फैमिली, एक दूसरे के साथ मेयारी वक्त, क्वालिटी टाइम जिसे हम कहते हैं, वो उन सब का साथ में गुजारना कितना ज़रूरी होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च है, उसने ये चीज़ साबित की है। तहकीक में ये भी कहा गया है कि ख़ानदान के जो भी बुज़ुर्ग बड़े अपने घर वालों का वक्त ना मिलने की वजह से तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी का दुरानिया कम हो जाता है। और अक्सर हम जिस तरह की बात कर रहे होते हैं कि हम फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे होते हैं, शुएब, अक्सर हम देख रहे होते हैं टीवी लाउंज में सब बैठे हैं और हम कह रहे हैं हम साथ हैं, अभी तो हम घर से आए हैं, लेकिन क्या हम वाकई साथ होते हैं? ज़्यादातर हम नहीं होते, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने वो जगह फिल कर ली है। और वो जो गैप है आपका आपके पेरेंट्स के दरमियान, वो गैप बढ़ता जा रहा है और उसके बीच में टेक्नोलॉजी आती जा रही है। ये गलती हम सबसे हो रही है। पेरेंट्स सामने बैठे हैं, एक तो ज़ाहिर है ये एथिकली भी सही नहीं है और ये अब मेडिकली भी सही नहीं है। पेरेंट्स आपके साथ हों या कोई बुजुर्ग आपके साथ है, किसी भी कमरे में किसी भी जगह पर आप बैठे हैं, लेकिन आप फोन यूज करते करते जवाब दे रहे हैं और आपको अगर ये लगता है कि आप उनके साथ हैं तो यकीन जाने आप उसके साथ नहीं है। ये गलती हम सबसे होती है। आप तो अपने साथ भी नहीं है, अपने साथ भी नहीं है। आज इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ अदाकार, हिदायतकार, गुलकार खालिद अनम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुएब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खालिद साहब, ये कितना अहम है इस पर बात करना? आप ज़रा एक रिसर्च का हवाला तो हमने ज़रूर दिया, लेकिन ये कितना अहम मसला बन चुका है कि अब हम ये देखते हैं कि मैं इसमें ज़रूर ये जुमला ऐड करूँगा, ये सोचे बगैर कि वो रिश्ता क्या है, वो नाना दादी अब्बू अम्मी कोई भी, सिर्फ ये समझना कि अच्छा वो उम्र के जिस हिस्से में है उसमें कितना अहम हो गया है उनको वक्त देना, प्यार देना, मोहब्बत देना। प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा पहले। बहुत आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है और ये आजकल का डायलेमा है, ना सिर्फ ये कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो काफी अर्से से था और ये रिवाज अब यहाँ पे भी शुरू हो चुका है कि हम सब मोबाइल हो चुके हैं ना। और दूसरी बात ये कि हमारी अपनी तहजीब, हमारे अपनी इस्लामी तशख्खुस, हमारा सब कॉन्टिनेंट की तहजीब तो यही दिखाती है और हमने अपने घरों में यही देखा कि बुजुर्गों के साथ बैठना, क्वालिटी टाइम गुजारना, दादा दादी का साथ होना, ग्रैंड पेरेंट्स का साथ होना। वालिदैन आपसे वही मांग रहे होते हैं जो आपने आपको दिया होता है उन्होंने, है ना। जब आप छोटे होते, बच्चों को आप अटेंशन हम देते हैं, सामने रहते हैं, उनके हाथ बांधे उनके सामने रहते हैं, उनकी हर कहते हैं कि वालिदैन को देना वो देना नहीं होता कि माँ बाप कुछ मांगे, देना वो होता है कि वो बिन मांगे उनकी आप मिल जाए, आंख का इशारा समझ ले। तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत जरूरी हैं। और वो लोनलीनेस का जो एहसास होता है जब तन्हा छोड़ दिया जाए, या आप सही कह रहे हैं कि आप बैठे सामने, हाथ में मोबाइल है, आप बात कर रहे हैं आपके बड़े आपसे या आप छोटे या जो भी, और आपकी नजर मोबाइल पे हो और आप ना सुन रहे हो ना कुछ हो, ये निहायत बदतहजीबी है, अव्वल दर्जे की। और दूसरी बात यह है कि उन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, वालिदैन पे भी और हर किसी। अगर आपका बच्चा भी आपसे बात करे, किसी महफिल में भी आप हों, और आपके में मोबाइल नहीं होना चाहिए। It should be ये इम्पैक्ट सिर्फ आपके इर्द गिर्द लोगों पे नहीं पड़ता, बल्कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ भी किस तरह से मुतासर हो रही है, आपको इस बात की समझ नहीं आ रही। तो खालिद साहब दोबारा आपकी तरफ भी आएंगे। स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नाइला सादर, साइकोलॉजिस्ट। इनसे बात करते हैं कि मेंटल इम्पैक्ट इसका क्या होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा कि हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि शायद हम किसी दूसरे को सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं जब हम क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर रहे होते। पेरेंट्स तो जाहिर है उनके ऊपर भी एक इम्पैक्ट आ रहा होता है, खुद आपके अपने ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है इसका? अच्छा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जैसे पेरेंटिंग का है, थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि ये जो सारा टॉपिक है इसमें यह है कि पेरेंट्स का, वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की शख्सियत बनाने या बिगाड़ने में। तो ये शुरू से ही एक पेरेंटिंग सिस्टम चलता है। मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि 3-4 कुछ किस्म होते हैं। जैसे पेरेंटिंग होती है जो परवरिश जिसको कहते हैं, एक अथॉरिटेरियन होती है, जैसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्ती करती हैं,
सख्त पेरेंट्स होते हैं, उनके सेट रूल्स होते हैं, उन्होंने वही बच्चों ने करना है, उनकी वो मतलब उनको एक्सप्लेन नहीं बच्चों को करते, सर्टन रूल्स देते हैं, उनको ओबे करने, अगर ओबे नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, बच्चे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। सेकंड जो होता है वो लॉजिकल तरीके से बच्चों की पेरेंटिंग होती है, जो परवरिश होती है, उसमें ये होता है कि बच्चों को एक सेट रूल्स तो दिए जाते हैं, मगर लॉजिकली उनको समझाया जाता है कि इसके क्या मतलब मकसद क्या है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, और आगे चल के जो चीज़ें हैं डिसीजंस लेने, डिसीजन मेकिंग में, उसमें क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, फिर एक पेरेंट्स होते हैं कि जो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड होते हैं, जिनको बिल्कुल बच्चों को वो छोड़ देते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, जो उनका दिल करता है करते हैं, मर्जी है। और इनफैक्ट बच्चे पेरेंट्स बच्चों से डर रहे होते हैं, वो उनको बुली कर रहे होते हैं बच्चे, तो इस तरह के भी होते हैं। और एक होते हैं कि जो बिल्कुल इंडिफरेंट होते हैं पेरेंट्स, उनको कुछ पता नहीं होता कि अपब्रिंगिंग में भी कुछ हाल नहीं होता, उनकी फाइनेंशियल उसमें भी कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब ये पॉइंट्स बड़े अहम है, क्योंकि पेरेंटिंग में हमने एक दिन मौजू किया भी था, मैं जरूर चाहूंगा जरा आपने अच्छा एलैबोरेट भी कर दिया जी। अब चाहे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं, चाहे लॉजिकल पेरेंट्स हैं, चाहे चिल रिलैक्स पेरेंट्स हैं, हम हर घर में जाके मसला तो वही देख रहे हैं कि बच्चे बहरहाल अगर बात कर रहे हैं, साथ टाइम स्पेंड कर भी रहे हैं, तो मोबाइल फोन में खो गए हैं। इसका मतलब यह है कि उसमें कसूर पेरेंट्स का तो नहीं है। मेरा कहने का यही मतलब था, इतना जो मैंने बताया है। मैं ये कहना चाह रही थी कि पेरेंट्स जो एक सेट करते हैं, बच्चे वही चीज़ अडॉप्ट करते हैं जो वो पेरेंट्स को देखती हैं। अच्छा, मतलब ये है कि अब अगर हम ये कहते हैं कि किसी का बच्चा कोई कहता है बदतमीजी कर रहा है या उस तरह आपको टाइम नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं से बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग उसकी देखते हैं कि उसकी क्या है, उसके बैक ऑफ द माइंड क्या है, उसके सबकॉन्शियस में क्या है कि वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। तो वो अभी तो नहीं कर रहा ना। मेरे पेरेंट्स ने तो अपने पेरेंट्स से बात करते हुए फोन यूज नहीं किया, लेकिन मैं कर रहा हूं। बटनों वाले फोन नहीं, लेकिन अब आप देखिए ना कि पेरेंट्स का भी ये है, तो आप किसी भी महफिल में चले जाएं, पार्टीज में चले जाएं, तो पेरेंट्स भी, उनको भी यही प्रॉब्लम होती है कि फौरन से पासवर्ड क्या है बताया जाए, कि फौरन से वो वाईफाई। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि वो कंट्रोल उस तरह से नहीं हो पा रहा होता जो जिसकी जरूरत होती है। आप भी जरा हमें कॉल जरूर करें, ऑडियंस से भी हम जरूर करेंगे। मैं कहूंगा सबीन के पेरेंट्स आज हमें कॉल करें और ये बताएं कि जब बच्चे आपके साथ होते हैं या कोई भी गैदरिंग होती है, आप इकट्ठे बैठे खाना खा रहे हैं, साथ बैठे हैं, और उस वक्त जब बच्चे फोन यूज करते करते जवाब देते हैं, आप क्या फील करते हैं? और आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये गैप क्रिएट करते हैं? एक तो टेक्नोलॉजी हमने बताया, उसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जिनको डॉक्टर साहिबा ने भी हाईलाइट किया? क्या आप उससे एग्री करते हैं? वो आप जरूर बताइएगा। खालिद साहब आपकी तरफ आएंगे। खालिद साहब, ये जो अभी डॉक्टर साहिबा ने बात की है, वो ये कहती हैं कि बच्चे वही कर रहे होते हैं जो उनके साथ बचपन में हुआ होता है, और जो वो देखते आते हैं वो उसको अडेप्ट कर रहे होते हैं। आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? एक हद तक तो ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल। सारा ओनस जो है वो वालिदैन पे जाता है, उनके कंडक्ट का, कि मतलब बच्चों का रिएक्शन। अब जाहिर सी बात है, मेरे वालिदैन के ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो हम तो बैठते थे, बात करते थे। वालिदैन ने खुद डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी पैदा कर दी हैं। 24/7 टेलीविजन चैनल्स आ गए हैं, हर कमरे में टेलीविजन लग चुका है, बच्चा बाहर ही नहीं निकलता, इंटरनेट हर एक का अपना हो गया। सो एक कंट्रोल फैक्टर, लिमिटेड कंट्रोल फैक्टर जो होता है ना, वो जरूरी होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मैं ये नहीं कह रहा 100% वालिदैन के कसूर नहीं है, उनके फरिश्तों के घर भी शैतान पैदा हो जाते हैं, और फिर फिरौन के घर मूसा भी पल जाते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बाय फार जो पेस ऑफ लाइफ है वो वालिदैन मुकर्रर करते हैं। अगर यू पेरेंट्स हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। हम लेक्चर कम दें, हम करके दिखाएं, हम अपने वालिदैन, अपने दोस्तों की महफिल में, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, अगर हम ये रवैया अपना लें तो हम कुछ कहने के काबिल भी रहते हैं कि यार मेरे पास फोन नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप फोन लेके बैठे। ये बहुत अहम बात है खालिद साहब। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने बच्चों से जब कहता हूं कि अच्छा बेड टाइम पे फ़ोन यूज़ नहीं करना, या अगर कोई गैदरिंग है तो फ़ोन यूज़ ना करो, या खाते वक्त फ़ोन यूज़ ना करो, वो कहता है बाबा फिर आपने भी नहीं करना, और ज़रा मुझे वो फ़ोन रखना पड़ता है, रखना चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ खालिद साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे रेगुलर कॉलर है याहिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम याहिया, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम शुएब और सबीन, दोनों को सलाम हो। माशाल्लाह आप लोग तो अच्छे बच्चे मुझे लगता है, और जो डॉक्टर नाइला को सलाम हो, लेकिन अनम भाई को खुसूसी सलाम हो, क्योंकि बच्चों के हवाले से जो बात हुई, अनम भाई ने बच्चों के लिए बहुत काम किया है। प्रैक्टिकली हमारे यहाँ कोई बच्चों के प्रोग्राम नहीं होते, लेकिन अनम भाई ने हमेशा ऐसा काम किया जो अप्रिशिएबल है। ये बातों के गाजी नहीं, किरदार की भी गाजी है, करते हैं काम।
अच्छा देखें, बात ये है कि शुएब, मसला है कि मेरे 2 बेटे हैं, अल्लाह का शुक्र है, दे आर ग्रोन अप नाउ। एक बेटा मेरा 25 साल का है और एक 23 साल का, एक ACC का पढ़ रहा है। यानी मैंने, लेकिन जो चीज़ थी, मैंने अपने रिलेशन कैसे अच्छे बनाए, इस तरह अच्छे बनाए सबीन के, मैंने ये सोचा कि मैं जिस जमाने में रहता था ना, उस जमाने को मैं आइडियलाइज नहीं कर सकता। उस जमाने में मेरे पेरेंट्स जो मेरे साथ करते थे ठीक करते थे उस जमाने के हिसाब से, लेकिन आज जो मैं कर रहा हूं तो मैं अगर उसी तरह करूंगा तो काम नहीं चलेगा। आपको लाख बुरा लगे मोबाइल, लाख बुरा लगे नेट, सब कुछ है ये कि आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। जो ट्रेनिंग होती है, जो कोर लेवल की ट्रेनिंग होती है ना बच्चों की, एक इनिशियल लेवल पे होती है, उस वक्त अगर आपने बच्चों को कंट्रोल नहीं किया तो आप नहीं उसको कंट्रोल, हम इतना पेम्पर या तो इतना पेम्पर कर देते हैं या इतनी सख्ती कर देते हैं, फिर अपने रोते हम आके। मेरा सवाल डॉक्टर नायला से है। डॉक्टर नायला देखिए, बात है आपकी बात ये हो रही है ना, बच्चे गैजेट इंक्लूडिंग माई सन एंड माई वाइफ, मेरी वाइफ भी गैजेट यूज करती है, वो उसमें लगी रहती है, गाने देखती है, और मैं खुद भी देख रहा हूं, मैं उनको टाइम नहीं दे रहा। तो हाउ कैन आई ब्लेम चिल्ड्रन? अगर बच्चे, ये तो मैं तयशुदा बात है कि ये तो सारी आपकी पढ़ाई हर चीज पे आ गई, आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते, लेकिन with this all circumstances, how can I control my child? How can I communicate very well with them? This is my question. Thank you so much. जी डॉक्टर साहब जी वो यही कह रहे हैं कि किस तरह से मैं अपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, अपने बच्चों को बता सकता हूँ कि ये जो एक गैप है ये ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स की भी अगर बात की जाए तो वो भी अपनी एक्टिविटीज़ में ज़ाहिर होते हैं कि फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, और वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बच्चों, तो वो गैप किस तरह से कम किया जाए। एक जनरेशन गैप की इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी किया जा सकता है कि ये वैसे ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि हमारे असल में अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं जो पहले हुआ करती थी। बल्कि अब आप देखें कि स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ भी इतने श्रिंक हो गए, इतने छोटे हो गए हैं कि उनमें भी कोई प्ले ग्राउंड्स या कोई ऐसी एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ मुझे नज़र नहीं आती, और एक एक कमरे में यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, इस तरह बन गई हैं। तो अब ये ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स को भी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे भी अपनी तरफ से, मैंने देखा है कि कई बच्चे मेरे पास हैं ऐसे जो बहुत कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स के साथ वो बना के रखें, लेकिन जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, थोड़े से अगर बच्चे पेरेंट्स की दफ़ा सख्ती भी करें तो बच्चे उसको करते हैं दरगुजर। लेकिन मेरा यही ख्याल है जो इनकी बात है कि ये दोनों तरफ से होगा। सही डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक बात और ऐड जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो तहकीक जिसका आज हमने हवाला दिया कि अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे पेरेंट्स के साथ, एल्डर्स के साथ, तो उनकी एज कम हो जाती है। और ये हमने अपने माशरे में देखा है, स्पेशली रिटायरमेंट के बाद हमने देखा है कि फौरन से हेल्थ का डाउन हो जाना, क्योंकि ज़रा आपकी एक्टिविटीज़ कम हो गई, मिलना जुलना कम हो गया है। और वैसे भी अगर बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे, बाहर चले गए हैं, आप अलग हो गए हैं और पेरेंट्स अलग से रह रहे हैं, तो वाकई उनकी हेल्थ मुतासर होती है। अब भले एक अच्छा हेल्थ सिस्टम हो, चूंकि अगर हम वेस्ट की एग्जांपल दें, अच्छा हेल्थ सिस्टम होता है, लेकिन उनकी एज कम हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे अब देखिए ना कि हमारा एक बहुत बड़ा हमारा ब्लेसिंग है जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिसमें बुज़ुर्ग भी हमारे साथ रहते हैं और उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमें बच्चों को हमारे वैल्यूज़ का पता चलता है, उनकी पुराने मतलब उनका एक साथ होता है जो बच्चों को बहुत फ़ायदा देता है। और अगर बच्चों की तरफ से मैं कहूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं तो वो भी क्वालिटी टाइम इस तरह यूज़, अच्छा अक्सर ये होता है कि जैसे बुज़ुर्ग होते हैं वो समझते हैं कि अब हमारी ज़रूरत नहीं रही है, मतलब हमारे वो नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो उनको उस चीज़ को इस वजह से भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं अक्सर बुजुर्ग, कि वो लोनलीनेस फील करते हैं। एक तो बात है कि बाहर चले गए लेकिन साथ रहते हुए बच्चे कई दफ़ा होता है कि उनके साथ नहीं होते। अच्छा वैसे ये चीज़ भी मैटर कर रही होती है कि आप, ये नहीं मैटर करता कि आप कितना वक्त स्पेंड करते हैं, ये मैटर ज़रूर कर रहा होता है कि आप कैसा वक्त, क्वालिटी टाइम। तो क्वालिटी टाइम की बात हो रही है, क्योंकि लोग अलग भी रह रहे होते हैं, अगर वो पूरा दिन डेली आकर अपने पेरेंट्स को मिल भी रहे होते हैं और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा होता है, तो मेरा ख्याल है वो भी बहुत ज़बरदस्त एक बात है। मिसेस यासिर ने हमें कॉल किया इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग मी। आपकी जो बहुत अच्छा टॉपिक आज आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये गैजेट जो है हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ना हम इनको अपनी ज़िंदगी से एक्सक्लूड कर सकते हैं। बस ये है कि इसको हम सही तरीके से यूज़ करें। लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को, खुद पेरेंट्स भी अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखें कि वो किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी टाइम दे। लाइक एक नई चीज़ है, उसको हम किस तरह, ये बहुत अहम बात है। पेरेंट्स बच्चों को सिखाएंगे तो ज़ाहिर है, और अपने एक्शन से सिखाएंगे तो बच्चे अच्छी बात सीखेंगे। डॉक्टर साहब ने की बात की, लास्ट मिनट है, खालिद साहब आपसे कमेंट लूँगा। ज़ाहिर है आपका अपना एक तजुर्बा है माशाल्लाह, इसमें एक मशवरा दीजिएगा अपने सुनने वालों को, एक टिप दीजिएगा, क्या करें इस मसले के हल के लिए? पहली बात तो ये कि पहचाने बाप अपने रोल में रहिए, ठीक है ना। You have to take charge. एक उम्र तक आपको चार्ज देना है
जैसे मैंने कहा। और ये जो जितने आपके डिवाइसेस हैं, मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ, बाकी हर शख्स रात 11 बजे मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, सुबह 11 बजे खुलता है। सो यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम थिंग्स ऑल्सो। आपके बच्चों में आदत डालें। सेकेंडली, आपको बच्चों के साथ बैठ के जो आप चाहते हैं कि बच्चा आपको, देखिए बच्चा भी आपसे क्या मांग रहा है, वही मांग रहा है जो आप चाहते हैं कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी इंपॉर्टेंस दी जाए। बिल्कुल सुने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके ऊपर अपनी आइडिया मत थोपे। आप डिस्कशंस बच्चों के साथ, डिबेट्स होनी चाहिए, आर्गुमेंट्स नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, आर्गुमेंट ना हो बल्कि उसको सुना जाए, समझा जाए। ज़ाहिर है पेरेंट्स बच्चों को पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नाइला बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। बड़ा अहम मौजू और ज़ाहिर है हमारी यही कोशिश थी कि ये सिखाया जाए और ख़ुद भी समझा जाए कि सिर्फ ये कह देना कि साथ बैठे हैं तो बड़ा कोई कारनामा कर लिया है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अहम है। ये हमारी अपनी हेल्थ के लिए, हमारे से जुड़े प्यारे रिश्तों के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, हमारे आसपास रहने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। मुल्क में इंतखाबात का माहौल है और आवाम में सियासी जमातों की मकबूलियत और पसंदीदगी का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ सर्वेज भी हो रहे हैं। जैसे कि हर दफ़ा हम इलेक्शन से पहले देखते हैं, सोशल मीडिया पर एक ऐसा सर्वे है जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का जो सर्वे है, लाहौर का ये सर्वे है और इससे मुतालिक बहुत तबसरे हो रहे हैं। उस सर्वे के नताइज पर भी बात करेंगे, लेकिन उसमें लाहौरी जो हैं उन्होंने कैसे साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब को सबसे ज़्यादा पसंदीदा लीडर करार दिया, इस पर ज़रा लोग सवाल भी कर रहे हैं। तो सवाल तो ऐसे ये भी हो रहा है कि सर्वे में कितने लोग थे, राय कितने लोग ये शामिल थे, किस किस इलाके में सर्वे किया गया, तो इस सब पर बात कर लेते हैं। आज के शो में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CPRC पाकिस्तान मोहसिन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक, क्यों चुना? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है कि लाहौर पंजाब का एक सबसे बड़ा शहर है और वहाँ पे कौमी असम्बली की 14 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की 30 सीटें हैं। ठीक, तो आबादी के लिहाज से भी वो एक बड़ा शहर है। और ये सर्वे कब हुआ? ये सर्वे हमने 5 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के दरमियान किया था और इसमें हमने 1005 लोगों का इंटरव्यू। पूरे डिस्ट्रिक्ट पे? जी, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट, लाहौर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये। और किस किस जगह से आपने ओपिनियन लिया? जी, ये हमारा एक सर्वे का एक सैम्पलिंग की टेक्निक होती है जिसमें हमने लाहौर को एज अ यूनिवर्स लिया था और उसके बाद उसको हमने लाहौर के जो टाउन्स हैं उनके ऊपर डिवाइड किया था कि उनको जिस टाउन की आबादी ज़्यादा थी उस टाउन से हमने ज़्यादा सैंपल लिया, जिस टाउन की आबादी कम थी वहाँ से हमने कम सैंपल लिया था। तो इस हिसाब से फिर हमने ये डोर टू डोर जो सर्वे और फेस टू फेस सर्वे किया था हमने। और सारे रजिस्टर्ड वोटर्स? जी, ये 18+ रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं और 18+ जो लोग होते हैं उसमें मेल भी शामिल थे, फीमेल भी शामिल थे और इस पर्टिकुलर सर्वे में 52% मेल थे और 48% फीमेल। और नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा लोगों ने जी, ये इसमें इस सवाल को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इस सवाल को हमने ये पूछा था कि मदरजा शख्सियात के बारे में सोचते हुए बताएं कि आप इनको किस हद तक पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से ये रेटिंग सामने। और आपने नाम क्या क्या दिए थे उसमें? हमने उसमें 10 नाम दिए थे। अच्छा जी, उसमें 10 नाम थे, अगर आप कहें तो मैं उनको आप ले लेना। जी, एक सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब का नाम था, शहबाज शरीफ साहब का नाम था, हमजा शहबाज साहब का नाम था, इमरान खान साहब का नाम था, फिर मरियम नवाज़ और इसके अलावा फिर अब्दुल अलीम खान साहब, परवेज़ इलाही साहब, इस तरह जो है जहांगीर तरीन साहब, ये 10 नाम हमने जो है ना उनसे पूछे थे कि इनके बारे में आप किस हद तक आप इन एज अ पर्सन आप इन। इसके अलावा क्या सवाल किया गया? इसके अलावा हमने एक सवाल ये था कि जी आपके जो इलाके का या मोहल्ले का या एरिया का सबसे बड़ा मसला क्या है। अच्छा, तो उस हवाले से फिर लोगों ने बताया कि और मसले का जिम्मेदार कौन है, ये भी कर लेते जी, ये भी हमने उनसे पूछा। बिल्कुल, ये भी हमने उसमें जवाब क्या आया? उस पे जी राय डिवाइडेड थी। जो मेजॉरिटी थी उन्होंने कहा जी PTI की जो साबका हुकूमत है वो इसकी जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार है, मतलब जो इतने सालों से मसाइल मुल्क में चलते आ रहे हैं तो वो 2018 से जो उनकी हुकूमत रही वो जिम्मेदार है। नहीं, उसमें दोनों थे। हमने जो सवाल है, मैं अगर आपको बताऊं कि जी आप सवाल हमने ये पूछा था कि आप इस इशू के लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं? किस इशू के लिए? जो आपने अभी इशू बताया है, जैसे आपने किसी ने बताया कि गैस का इशू है, किसी ने बताया सीवरेज का इशू है, किसी ने बताया क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का इशू है। तो जब हमने उनसे पूछा कि इस इशू के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, तो उन्होंने जो 23% थे उन्होंने कहा कि जी हम PTI की जो साबका हुकूमत है हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। 18% ने PMLN की जो PDM की हुकूमत थी इसको जिम्मेदार ठहराया और कुछ परसेंटेज थी जिन्होंने इन दोनों का कहा कि जी ये दोनों जिम्मेदार हैं।
अच्छा, तो इस तरह ये रेटिंग सामने आई। इसके अलावा फिर हमने उनसे पूछा कि जी चूँकि अब आने वाले 2024 के इंतखाबात के बारे में सोचते हुए बताएं कि आप किस सियासी जमात को वोट देंगे। अच्छा, तो उसमें फिर लोगों ने अपनी राय का इजहार किया कि जी हम 46% जो हैं उन्होंने कहा कि हम PMLN को वोट देंगे। और CM पंजाब किसको देखना चाहते हैं, ये सवाल भी जी था। बिल्कुल, इसमें राय क्या थी? जी बिल्कुल, जो चूँकि लाहौर जो है जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक बड़ा शहर है, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है और असेंबली भी वहीं पे वाक़ है। तो फिर हमने लोगों से ये भी पूछा कि आपके ख्याल में 2024 के इंतखाबात के बाद किस सियासी जमात, किस शख्स को जो है, किस शख्सियत को है CM बनना चाहिए, वज़ीर आला होना चाहिए। ठीक। तो उसमें फिर 34% ने कहा कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। और 34 के बाद सेकंड नंबर किसका था? उसके बाद ने बुज़दार का नाम भी लिया? जी नहीं, उनका नाम नहीं आया लेकिन उनके बाद 11% पे, जो कि बहुत बड़ा गैप था, 11% पे उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई साहब का नाम लिया। अच्छा। और 4% पे उन्होंने ठीक। अब आते हैं इस सर्वे पे जो तनकीद हो रही है उस पे। एक तनकीद तो ये हुई कि इसकी वेबसाइट भी नहीं थी, 6 महीने पहले आई, ट्विटर अकाउंट भी नहीं था 6 महीने पहले। और अगर आप लोग 2014 से काम कर रहे हैं तो वेबसाइट क्यों नहीं थी, ट्विटर अकाउंट क्यों नहीं था, किधर थे? जी मैं ये बता दूं कि ये 2017 में ये अदारा बना था। 17 से, ठीक है। जी। और तक ये बात है कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, तो सर्वे, कोई भी सर्वे जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को जानने के लिए उसकी मेथोडोलॉजी को जो है वो जानना ज़रूरी है। अच्छा। अगर वो साइंटिफिक तरीके के मुताबिक हुई है, अगर वो उसका क्वेश्चनियर साइंटिफिक तरीके के मुताबिक है, सर्वे का जो डाटा कलेक्शन हुई है वो रूल के मुताबिक है, तो फिर उसमें जो है वो क्रेडिबिलिटी उसकी है। लेकिन अगर सोशल मीडिया ये इस चीज़ की तयन नहीं कर सकती कि सोशल मीडिया पे इनके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो इसका मतलब है सोशल मीडिया पे प्रेजेंस की बात मैं कर रहा हूँ। जी प्रेजेंस बिल्कुल। जी देखिए, चूँकि हम इम्पार्शली काम करते हैं। अच्छा। तो हम कोशिश हमारी यही थी कि हम कोई ऐसा सर्वे अपने प्लेटफॉर्म से, अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर ना करें जिससे किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की हम हमायत इसमें तो करते हुए नजर। अच्छा, इसमें तो हो गई ना। ये जब मीडिया पे रिलीज हुआ तो उसके बाद हमने फिर इसको अपने ट्विटर अकाउंट पे। अच्छा, वैसे आपकी वेबसाइट कब बनी? वेबसाइट हमारी वैसे तो ये 2017 में ही बन गई थी। दरमियान में थोड़ा सा इसका इशू आ गया, तो फिर बाद में दोबारा से जैसे उसको नई उसके मुताबिक। वो कब बनी नई? तकरीबन 7-8 महीने पहले। ओके। जी 7-8 महीने। और कितने सर्वेज आपने वैसे अब तक किए हैं आपके इदारे ने? देखिए 2017 से लेके अब तक। देखिए हमारा अदारा तो नया है, लेकिन मैं खुद तकरीबन 15 साल से इस फील्ड में हूँ। नहीं, 17 से अदारा बना, 17 से लेके 23 तक, अब 24 आ चुके हैं। कितने सर्वेज हुए हैं? मैं जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ, तो मैंने पिछले 15 साल में एज जो मैं काम करता रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे सर्वेज कंडक्ट करवाए हैं। अच्छा। और मैं खुद उसके लिए काम करता रहा हूँ। ठीक है। और अभी ये जो हमने सर्वे किया था, चूँकि इलेक्शंस थे और आपको पता है कि सर्वेज भी हुए हैं, लेकिन वो इलेक्शन से मुतालिक शायद नहीं थे, इसलिए उस पर वो हाईलाइट नहीं हुए। अभी कोई देखें, हमारा अदारा वाहिद अदारा है अभी जिसने ये सर्वे किया भी है और ये आगे मीडिया तक भी आया है। अच्छा। इसके अलावा कोई किसी अदारे ने अभी तक कोई ऐसा सर्वे जारी नहीं किया। अच्छा, इसमें एक और तनकीद ये है, ज़ाहिर है मैं अपनी राय नहीं शामिल कर रहा, लेकिन अगर मैं भी माइक लेकर जाता हूँ, मैं रावलपिंडी जाऊँ, मैं लाहौर जाऊँ, या हमारी बहुत सी टीम्स इस वक्त ऑन फील्ड काम कर रही हैं, वो जाते हैं, लोगों से राय लेती हैं, तो वो राय जो सामने आती है और आपका सर्वे अगर मैं रखूँ, दे आर पोल्स अपार्ट। जी, इस पर क्या कमेंट है? जी बिल्कुल, इसकी भी एक ख़ास वजह है क्योंकि हमारा तरीकाकार साइंटिफिक होता है। हमारा क्वेश्चनियर साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है। उसमें हम सवाल, जैसे कि आपके जो मीडिया के लोग जाते हैं वो एक माइक लेके चले जाते हैं किसी थड़े पे, किसी एक चौक पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे जाके यही सवाल करते हैं कि आप किस सियासी जमात को वोट देंगे। अच्छा, मतलब 2 पार्टीज़ का या 3 पार्टीज़ का नाम ले लेते हैं। लेकिन हमारा तरीकाकार ये होता है कि आपके ख्याल में आने वाले इंतखाबात में, 2024 के इंतखाबात में आप किस सियासी जमात को वोट देंगे। तो उसमें हम किसी जमात का नाम नहीं लेते, ये मतलब वो उसमें फिर मल्टीपल सियासी जमात। हम भी यही कहते हैं कि आप किसको वोट देंगे और आप भी यही कह रहे हैं कि आप किसको। ज़्यादातर ये होता है कि जी फिर अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हम डोर टू डोर जाते हैं और फेस टू फेस इंटरव्यूज़ करते हैं, और उसमें एक घर से हम इंटरव्यू करने के बाद एक खास इंटरवल छोड़ देते हैं। ऑडियो इंटरव्यू थोड़ी ले रहे होते हैं, हम भी वहीं जाते हैं, वही जो डोर से निकल के वो लोग मार्केट में आए हुए होते हैं और उसी इलाके में होते हैं, वहाँ पर हम भी सर्वे कर रहे होते हैं एक तरह से। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो उस वक्त एक थड़े पे या एक मखसूस चौक पे खड़े होकर जब बात करते हैं तो वो ज़्यादातर वही चांसेस होते हैं कि उन सियासी जमातों के जो नुमाइंदे या वही लोग जो हैं वो ज़्यादा आगे नुमाया होकर बात करते हैं। लेकिन जब घर पे जाते हैं, जिसमें अच्छा उसमें आपके ख़वातीन
बहुत कम शामिल होती हैं उन सर्वेज में। अगर आप देखें घर में तो ज़्यादा ख़वातीन नहीं, हम लोग जो सर्वे करते हैं उसमें हम 50% हमारा कोशिश होती है कि 50% ख़वातीन से सर्वे करें और 50% मेल से सर्वे करें। लेकिन जो टीवी चैनल्स वाले जाते हैं वो उनमें आप अगर आप देखें तो वो 90% के करीब जो है सिर्फ मेल से सर्वे करते हैं, हालांकि फीमेल्स भी वोटर्स हैं। और फिर उसमें वही लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे किसी खास यूनियन तो ख़वातीन बात नहीं करती हैं, आप जाते हैं तो ख़वातीन राय भी दे देती हैं, ये थोड़ा सा वैसे जी दरवाज़ा भी खोल देती है क्योंकि डोर टू डोर जाते हैं, दरवाज़ा भी खोल देती है, बाहर आती हैं, जवाब भी देती हैं। हमने उसमें अपने जो एन्यूमरेटर्स होते हैं, डाटा कलेक्टर्स होते हैं, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद वो जाते हैं किसी घर पे और वहाँ पे उनसे एक साइंटिफिक तरीके के मुताबिक रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करते हैं और अपनी रैपो बिल्ड करते हैं क्वेश्चंस करने से पहले। और फिर क्वेश्चंस का जिस तरह मैंने बताया है कि वो एक तरीका कार होता है जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप उनसे उनकी राय ली जाती है। अच्छा, लाहौर का तो आप लोगों ने किया, ज़रा जो तनकीद उस पर आपका रिस्पॉन्स लेना बड़ा अहम था। लाहौर के बाद और किस शहर का सर्वे आप लोग कर रहे हैं? जी, हम अभी जो है सेंट्रल पंजाब का सर्वे कर रहे हैं, उसमें जो सेंट्रल पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शामिल हैं, तो वो इंशाल्लाह इंक्रीज। पंजाब फोकस्ड हैं आप इस वक्त? इस वक्त हम पंजाब को ही फोकस कर रहे हैं। कराची का क्या कसूर है? कराची का सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान जी बिल्कुल, वो भी है कराची का। हम अगर हमारे पास इतने फंड्स होते तो हम ज़रूर जो है कराची। वैसे फंड्स कहाँ से आते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कुछ तो कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी कंजम्पशन के लिए भी करवाते हैं। ये जो पार्टिकुलर सर्वे था, इसकी फंडिंग किसने की थी? ये जो पार्टिकुलर सर्वे है ये हमने अपनी फंडिंग से किया है। फिर लाहौर से इतनी मोहब्बत, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये पंजाब। अच्छा, अब जरा इतने रिसोर्सेज इन्वॉल्व नहीं है, आपने इतना डाटा कलेक्ट आपने किया है, तो कराची में भी अपनी फंडिंग से करवा दें। राय तो पूरे पाकिस्तान की मैटर करती है ना, सिर्फ लाहौरियों की थोड़ी करती है। अगर अब तो चूंकि बहुत कम टाइम रह गया, लेकिन ये हमारा पाइपलाइन में है, हम जो है कराची को भी फोकस करें और सिंध को भी। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी फंड करे तो सर्वे बहरहाल फिर भी न्यूट्रल ही होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है एट स्टेक होती है। अगर हम ऐसा कोई सर्वे करेंगे और उसका रिजल्ट चूंकि इलेक्शंस में पता तो चल ही जाने हैं, तो अगर हम वो इलेक्शंस के साथ मैच नहीं करते तो फिर हम इस सर्वे के वैसे नतीजे में जो भी आपने पोस्ट के ट्विटर पे नीचे पीटीआई के जो वर्कर्स सपोर्टर्स होते हैं उन्होंने क्या किया? जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे मोहसिन जावेद साहब। ब्रेक लेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, और इस शहर के मसाइल भी बड़े बड़े हैं। अब जैसे कि हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं, 2023 में भी हम हाईलाइट करते रहे हैं। गुज़िश्ता साल की अगर बात की जाए तो उसमें भी शहर के वासी अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल और बढ़ती स्ट्रीट क्राइम से शदीद परेशान रहे। और इस शहर में इस हवाले से अगर बात की जाए तो नंबर्स हमेशा, क्राइम रेट जो है वो हमने बढ़ता ही देखा और अब इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इसकी बन चुकी है। लेकिन जब भी हम अथॉरिटी से सवाल करते हैं तो यही होता है कि ये या तो ये नंबर्स आपके गलत हैं, और अभी ये वो नंबर्स होते हैं जो कि हम एक्चुअली रिपोर्टेड फिगर्स होती हैं, जो अनरिपोर्टेड होती हैं वो तो हम शेयर ही नहीं कर रहे होते। और 557 अफराद इस दौरान 2023 की बात की जाए तो उसमें कत्ल भी हुए, पुरतशद्दुद वाक़यात थे, 456 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि शहरी 5 अरब 91 करोड़ से ज़ायद मालियत की अशिया से महरूम भी हो गए। अब ऑब्वियसली ये जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने हैं ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक भी हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया शो में निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस साहब ने। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हारिस साहब, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने आपके सामने रखे, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगी 2023 कराची में क्राइम के एतबार से कैसा रहा, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, बेसिकली वजह ये है कि एक तो हमारी हुकूमत भारत से हमने आई थिंक 1 सितंबर से लेके और अभी आज तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन इसकी वजह कुछ रही है। एक तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वजह ये थी कि यहाँ पर बेरोजगारी, सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, जवान बच्चे हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, जॉब नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो दे हैव टू then they get resort to all unfair means, जो गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ज़रा ये जस्टिफाइड नहीं है हारिस साहब, लेकिन मैं इस पर एक सवाल जरूर करूंगा कि जब हम स्टैट्स देखते हैं तो कराची में क्राइम ग्राफ तो हमें ऊपर जाता ही नजर आता है। वज़ीर आला सिंध साहब भी कुछ रोज पहले बरहम हुए, क्यों नहीं ठीक हो रहा फिर मामला? देखिए, इसी वजह से हमने इलीगल इमिग्रेंट्स की भी हमने एक बात की कि हमने उनको वापस करने की बात की है। जहाँ पर गुटखा और मावा खुला चल रहा हो, आइस खुली चल रही हो, चर्च खुली बिक रही हो, पहले बिक रही थी, ये चीजें थी जिसको फिर कंट्रोल करने में इट टेक्स टाइम। हमने यू नॉट बिलीव 80 के करीब हमने जो डकॉइट्स को मारा कराची के अंदर, जब पहले कभी नहीं हुआ।
हमने तकरीबन 150 के करीब जख्मी किए हैं जो इनके रिकॉर्ड्स को। फिर उसके बाद एक बहुत ज़्यादा तादाद में हम लोगों को अरेस्ट किए। पहले होता ये था कि अरेस्ट हुए, केस चला, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा उनको पनिशमेंट हुई, वो फिर बाहर आ गए। अब हमने एक सिस्टम किया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो बहुत अच्छे लगाएंगे। अच्छा। नंबर 2 हम उसकी प्रोसिक्यूशन एविडेंस चेकिंग करके बहुत अच्छे तरीके से की हो। नंबर 3 उसमें एक कॉलम बना लिया कि जी ये पहले कितनी दफ़ा जेल जा चुका है, पहले कितनी दफ़ा इसने जुर्म किया। उससे ये फर्क पड़ता है कि आप जज को ये पता चलेगा। अच्छा हारिस साहब देखिए, ये आप भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, लेकिन फर्क पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। क्राइम रेट ऊपर ही है, वो नीचे नहीं जा रहा और वो एक जगह पर स्टेबल भी नहीं है। अब इसके अलावा मजीद क्या किया जाए कि क्राइम रेट पर काबू पाया जा सके? जब अच्छे मेरिट पे लोग लगेंगे, जो हमने भी बहुत कोशिश की है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होंगे, सिस्टम नहीं चल रहे होंगे, हम अकाउंटेबिलिटी उनकी करेंगे, जो गलत किस्म के लोग होते हैं उनको करेंगे। आपके सामने सब करें ना, आप करते क्यों नहीं है ये सब कुछ? हमारे वक्त में वी डोंट टेक एनी पॉलिटिकल प्रेशर एंड देयर इज नो सिस्टम। जीरो लैंड ग्रैबिंग, बिल्कुल किसी को 4 महीने में हमने किसी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया। अगर किसी जायज जमीन पर कब्जा था वो भी हमने इन्फोर्समेंट से वो खत्म किया। उसके बाद हमने कोशिश की है कि हमने बॉर्डर सील करके स्मगलिंग रोक थी। तो ये जो स्कूल कॉलेज में ट्रक चलते हैं वो बड़ी सख्ती से रोका हुआ है। पार्टियां होती थी, 200 बच्चे रात को वीकेंड के ऊपर खुले अरेंजमेंट की जाए, वो हमने काफी हद तक रोक दी है। इस तरह के एकदम से काफी फर्क पड़ेगा। 3 टाइम हम लोग बहुत रिकॉर्ड मार दिए हैं ये कि, लेकिन इसको जब पुरानी चीजें खराब हुई, इट टेक्स टाइम। मैंने इतनी कोशिश की है कि हम इसको बेहतर कर सकें, जो कि मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो बेहतर जरूर हुआ है। लोगों को डर तो है कि अब इतने अगर 75 लोग डाकुओं में मार दिए सड़क के ऊपर डकैती के अंदर, तो इससे भी फिर लोगों ने भी मारे हैं, इतने बेचारे परेशान। और ऑनेस्टली इट इज वेरी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो एहसान की बात नहीं कि आपने आवाम की जानो माल की बात करने की जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है हारिस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ऑब्वियसली ओवरऑल जो सिचुएशन देखी जाए वो ठीक नहीं है। 2023 कराची के लिए भी ओवरऑल भी हमने देखा तो वो अच्छा नहीं रहा। अल्लाह करे 2024 में हम होपफुल हैं कि अच्छा रहे। सवाल डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है कि काम हो सके। नाज़रीन वक्त तो क्या खत्म, दोबारा मुलाकात कल। अल्लाह हाफिज।